आप सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का स्कैनर एजुकेशन पे। आज के इस वीडियो में हम एसएससी सीजीएल 2024 के प्री में यानी कि सारी की सारी 36 शिफ्ट में जितने भी पीक्यूआरएस क्वेश्चंस आए थे उनको हम डिस्कस करेंगे। पीक्यूआरएस हमारे पास दो तरीके से हैं, एक पैराजंबल जो कि एक पैराग्राफ है जिसमें सेंटेंसेस कई सारे हैं, उसको अलग अलग ऑप्शन में डाल दिया गया है, उसको आपको अरेंज करना है। और दूसरा है फ्रैगमेंटेड सेंटेंस जो कि एक सेंटेंस है जिसके अलग अलग फ्रैगमेंट्स क्रिएट कर दिए गए हैं और उसको पीक्यूआरएस में बांट दिया गया है, तो हमें कोहेरेंट सेंटेंस उसमें से फॉर्म करना है। तो अपने इस पढ़ाई में, अपने इस वीडियो में हम इसको देखेंगे कि किस तरह से सॉल्व करना है। इसमें थ्योरी, स्ट्रैटेजी, ट्रिक्स, लॉजिकल फ्लो, ग्रामर, लिंक्स और सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन एलिमिनेशन, जो कि हमारे लिए हमारे एग्जाम वाले दिन हमारा रामबाण होता है। इन सबको यूज करते हुए कैसे आगे बढ़ना है हम इसको समझेंगे। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन जो हमारे पास आया है वो क्या है, देख के समझ में आ गया कि ये पैराजंबल नहीं है, ये फ्रैगमेंटेड सेंटेंस है। तो सीधा हम लोग इसको कैसे करेंगे, हम देखते हैं कि हमारे पास 5 है। हम जाते हैं किसके पास, हम जाते हैं ऑप्शंस के पास। तो देखते हैं ए और ई, यानी या तो ए से शुरू होगा या तो ई से शुरू होगा। डायरेक्टली ऑप्शंस के पास जाना हमारा प्राइम गोल हो जाता है। ठीक है, क्यों ये मैं कहता हूं, क्योंकि ऑप्शन ही वो जगह है जहां पे आपको सही आंसर मिलता है कि सही चीज क्या है, वो ऑप्शन में आपके लिए पहले से लिखा होता है, इसलिए ऑप्शन के पास जाते हैं। तो अभी हम इतना क्लियर हो गया, या तो ए से शुरू होगा या तो ई से शुरू होगा। तो ए से पढ़ लेते हैं, द यूज ऑफ एनिमल रिसर्च। ठीक है, और ई क्या कह रहा है, इन द फील्ड ऑफ साइंटिफिक एंड मेडिकल एडवांसमेंट। अब एक जो जेनेरिक चीज हम जानते हैं सेंटेंसेस के बारे में कि जो नॉर्मल सेंटेंस होता है वो सब्जेक्ट से शुरू होता है और उसके बाद वर्ब आता है, या फिर सेंटेंस शुरू होता है उसके बाद प्रेडिकेट आता है ना। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दो पार्ट होते हैं हमारे सेंटेंस के। प्रेडिकेट का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हमारा वर्ब हो जाता है। एनीवे, तो जब हम सब्जेक्ट होता क्या है, सब्जेक्ट हमारा होता है सेंटेंस में जिसके बारे में बात करी जाए वो सब्जेक्ट होता है। वो एक्टिव भी हो सकता है, पैसिव भी हो सकता है, डिपेंड करता है। वो डूअर भी हो सकता है, वो रिसीवर भी हो सकता है, डिपेंड करता है एक्टिव और पैसिव पे। अब यहाँ कह रहा है द यूज ऑफ एनिमल रिसर्च, और यहाँ पे क्या कह रहा है, इन द फील्ड ऑफ साइंटिफिक एंड मेडिकल एडवांसमेंट। अब ये इन क्या है, इन तो आपका एक प्रपोजिशन है, इन द फील्ड ऑफ साइंटिफिक एंड मेडिकल एडवांसमेंट। तो यहाँ दो प्रपोजिशन और उसका ऑब्जेक्ट और एक प्रपोजिशन उसका ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है, तो चांसेस ज्यादा हो जाते हैं हमारे ए से सेंटेंस के शुरू होने के, क्योंकि प्रपोजिशन से अक्सर मेजॉरिटी ऑफ द केस में सेंटेंस शुरू होता नहीं दिखाई देगा, अनटिल एंड अनलेस इट्स इंपॉर्टेंट कि आप कंजंक्शन से या एडवर्ब से या प्रपोजिशन से सेंटेंस को शुरू करो। तो जब तक कि बहुत ऑब्वियस नहीं तब तक हम नहीं यूज करते हैं, वो रेयर सिनारियो होता है। तो हम अभी फिलहाल मान लेते हैं कि ए से शुरू हो रहा है, ई से नहीं हो रहा है। अब ए के बाद ऑप्शन आपके पास ई आ रहा है और डी आ रहा है, ई को पढ़ लिया, द यूज ऑफ एनिमल रिसर्च इन द फील्ड ऑफ साइंटिफिक एंड मेडिकल एडवांसमेंट्स। सेंस बन रहा है कि एनिमल रिसर्च का जो यूज है किसमें, साइंटिफिक और मेडिकल एडवांसमेंट की फील्ड में। ठीक है, और डी क्या कह रहा है, हैज बीन ऑफ कंसिडरेबल इंपॉर्टेंस, द यूज ऑफ एनिमल रिसर्च हैज बीन ऑफ कंसिडरेबल इंपॉर्टेंस। ठीक है, ये भी समझ में आ रहा है। तो हम क्या करेंगे कि हमें ए डी भी समझ में आ रहा है, ए ई भी समझ में आ रहा है। तो सबसे सिंपल क्या होता है, या तो आप पूरा इस ऑप्शन को दोनों बैठा के देख लो, या तो पहले आप बाकी सारों को पढ़ लो कि अगर थ्रू आउट द पास्ट सेंचुरीज एंड इट कंटिन्यूज टू बी यूज टू अंडरस्टैंड मेनी डिजीजेज हैज बीन ऑफ कंसिडरेबल इंपॉर्टेंस। ठीक है, ओके। तो हमें ये समझा कि ऐसा कोई वैसा हमें लिंक दिखाई नहीं दे रहा डायरेक्टली कि हम केवल सेंटेंस पढ़ के समझ के चले जाएं, तो हम ऑप्शन से ही पूछते हैं। तो पहले हम ए ई सी डी बी पढ़ के देख लेते हैं। द यूज ऑफ एनिमल रिसर्च इन द फील्ड ऑफ साइंटिफिक एंड मेडिकल एडवांसमेंट्स एंड इट कंटिन्यूज टू बी यूज टू अंडरस्टैंड मेनी डिसीजेस। अब ये विचित्र हो गया, थोड़ा सा अजीब सा लगा कि एनिमल रिसर्च जो है, एनिमल रिसर्च का यूज है in the field of scientific and medical advancements and it continues to be used to understand many diseases। ये विचित्र क्यों लगा मुझे, the use ये हमारा सब्जेक्ट था किस चीज का, of animal research in the field of scientific and medical advancement। तो सब्जेक्ट आया, preposition plus object, preposition plus object, preposition plus object, इसका वर्ब नहीं आया, फिर नया कंजंक्शन आ गया और फिर नया एंड इट कंटिन्यूज, और एक सब्जेक्ट और वर्ब मुझे दोबारा दिख गया। एक ये दिखाई दिया हमें ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, लॉजिकली तो अजीब लगा ही लगा, ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा अजीब लगा कि भाई यहाँ पे आपने कंजंक्शन ऐड कर दिया, सब्जेक्ट वर्ब का पेयर एक और लेके आ गया और यहाँ इसका वर्ब हमें नहीं मिला। तो हम ए डी ई बी सी पढ़ के देख लेते हैं एक बार। तो द यूज ऑफ एनिमल रिसर्च हैज बीन ऑफ कंसिडरेबल इंपॉर्टेंस इन द फील्ड ऑफ, तो द यूज था
हैज बीन ऑफ कंसिडरेबल इंपॉर्टेंस। तो हैज बीन आ गया हमारे पास, हमारा मेन वर्ब, हमारा वर्ब फ्रेज आ गया। तो वर्ब में कई पार्ट होते हैं ना, मैक्सिमम होता है हेल्पिंग वर्ब प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब। मैक्सिमम आपके 4 वर्ड आ जाते हैं वर्ब फ्रेज में। हो सकता है 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, और आखिरी वाला जो होता है वो मेन वर्ब होता है, बाकी सारे हेल्पिंग वर्ब होते हैं। जैसे विल, हैव, बीन, डूइंग, ठीक है, 4 आ गया वर्ब फ्रेज में। तो यहाँ पे क्या, हैज बीन ऑफ कंसिडरेबल इंपॉर्टेंस, सब्जेक्ट मिला, वर्ब मिला, सेंस भी बन रहा है कि एनिमल रिसर्च में जो यूज है वो कंसिडरेबल इंपॉर्टेंस रहा है। आगे, इन द फील्ड ऑफ साइंटिफिक एंड मेडिकल एडवांसमेंट्स, कहाँ पे इंपॉर्टेंस में रहा है, इन द फील्ड ऑफ साइंटिफिक एंड मेडिकल एडवांसमेंट्स। तो ये बंदा दिखाई दे रहा है। फिर डी पढ़ते हैं, थ्रू आउट द पास्ट सेंचुरीज, ये भी बता दिया, थ्रू आउट द पास्ट सेंचुरीज, प्रपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट, एंड इट कंटिन्यूज टू बी यूज्ड टू अंडरस्टैंड मेनी डिसीजेज। और ये एक आखिरी बता दिया कि एनिमल रिसर्च जो है उसका यूज जो है काफी इंपॉर्टेंस रहा ऐसा ऐसा समय में, पिछले 100 साल में, और आज भी, एंड इट कंटिन्यूज टू बी यूज टू अंडरस्टैंड मेनी डिसीजेज। तो ये हमारा ऑप्शन निकल के आ जाता है 3। अब क्योंकि फ्रैगमेंटेड सेंटेंस है तो हमें सेंटेंस के स्ट्रक्चर के बारे में भी थोड़ा सा जानना जरूरी है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी अंडरस्टैंड व्हाट द सेंटेंस स्ट्रक्चर इज। मैंने एक वीडियो बना के रखा हुआ है, अगर आप चैनल पे जाओगे तो इस चैनल का पहला वीडियो ही सेंटेंस स्ट्रक्चर के बारे में है, तो उसको भी देख सकते हो। मैं शॉर्ट में यहां बताने की कोशिश करता हूं, ठीक है, कम से कम समय लेते हुए। सब्जेक्ट क्या होता है, सेंटेंस में जिस किसी के बारे में भी बात करी जाए उसको सब्जेक्ट कहा जाता है, ठीक है। और उसके बाद जो कुछ भी आता है उसको प्रेडिकेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रेडिकेट। इनफैक्ट प्रेडिकेट का मतलब ही यही होता है जो बाद में आए। सेंटेंस के केस में सब्जेक्ट के बाद में जो आ जाए वो प्रेडिकेट होता है। इस प्रेडिकेट का सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है, वर्ब। तो सेंटेंस के 2 पार्ट, एक सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। प्रेडिकेट का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट वर्ब, यानी सेंटेंस का सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या हो गया, सब्जेक्ट और वर्ब, ठीक है। अब इस वर्ब पे डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट आएगा कि कॉम्प्लीमेंट आएगा, या इन दोनों में से कुछ नहीं आएगा, इसलिए मैंने इसको यहां ब्रैकेट में डाल दिया है। वर्ब अगर हमारा ट्रांजिटिव है तो हम जानते हैं कि ऑब्जेक्ट आ जाता है, व्हाट हुम का जवाब मिलेगा, ट्रांजिटिव आ जाएगा। वर्ब अगर हमारा लिंकिंग वर्ब है, लिंकिंग वर्ब याद होगा, पढ़ाई थोड़ी बहुत तो करी है ना, तो वर्ब अगर हमारा लिंकिंग वर्ब है तो कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। और वर्ब हमारा अगर नॉर्मल इंट्रांजिटिव वर्ब है तो ना ऑब्जेक्ट आएगा ना कॉम्प्लीमेंट आएगा, ठीक है। उसके बाद प्रेपोजिशन और ऑब्जेक्ट। प्रेपोजिशन और ऑब्जेक्ट क्या काम करते हैं, ये फ्रेज होता है, अ ग्रुप ऑफ मीनिंगफुल वर्ड्स इज कॉल्ड फ्रेज। फिर क्लॉज होता है, सब्जेक्ट और वर्ब का कहीं पेयर दिख जाए आपको तो वो क्लॉज हो जाता है। फिर आता है सेंटेंस। सेंटेंस क्या होता है, सब्जेक्ट वर्ब का पेयर भी मिल जाए और एक फुल स्टॉप भी मिल जाए तो वो सेंटेंस कहला जाता है, ठीक है। तो ये टेक्निकली क्लॉज हम डिस्कस कर रहे हैं, इसी में आखिरी फुल स्टॉप लगा दो तो वो सेंटेंस हो जाएगा। अब फ्रेज क्या हो गया, कोई भी मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड्स, जैसे प्रेपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट, आई वेंट टू दिल्ली, टू हो गया प्रेपोजिशन, दिल्ली हो गया ऑब्जेक्ट। बाई ट्रेन, स्पेलिंग ही गलत लिख दी, बाई ट्रेन, बाई हो गया प्रेपोजिशन, ट्रेन हो गया ऑब्जेक्ट। तो सेंटेंस में जब भी हमें इंफॉर्मेशन ऐड करनी होती है तो हम मैक्सिमम केसेस में प्रेपोजिशन और उसका ऑब्जेक्ट यूज करते हैं। वर्ब का ऑब्जेक्ट अलग है, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट अलग है। सब्जेक्ट जो होता है हमारा होता है नाउन और प्रोनाउन, वर्ब तो वर्ब ही होता है, ऑब्जेक्ट होता है नाउन और प्रोनाउन होता है, कॉम्प्लीमेंट होता है नाउन प्रोनाउन और एडजेक्टिव, प्रेपोजिशन तो खुद ही पार्ट ऑफ स्पीच, ऑब्जेक्ट होता है हमारा नाउन या प्रोनाउन। बचा हमारा एडवर्ब, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। एडवर्ब मॉडिफाई करता है वर्ब को, एडजेक्टिव को और खुद ब खुद अपने आप को, पूरे पूरे सेंटेंस को, तो बहुत चीज मॉडिफाई करता है। कंजंक्शन चीजों को ऐड करने के लिए यूज होता है, 2 चीजों को जोड़ने के लिए यूज होता है। वो सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, प्रपोजिशन, ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है। इंटरजेक्शन हमारा टेक्निकली ग्रामेटिकली इंडिपेंडेंट है, ग्रामर से कोई बहुत खास लेना देना नहीं है, ये इमोशन के लिए काम आता है, एक्सप्रेशन देने के लिए, अलास, हुर्रे, फलाना ढिमाका, ठीक है, मजा आ गया, ये सब बोलने के लिए इंटरजेक्शन आपका काम आता है। अब सेंटेंस स्ट्रक्चर समझ गए, ठीक है, कि हमें सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब मिलना जरूरी है। अगर वर्ब मिला है तो हम वर्ब से जान जाएं कि हमें ऑब्जेक्ट आ रहा है कि कॉम्प्लीमेंट आ रहा है कि या कुछ नहीं आना चाहिए। प्रपोजिशन मिल रहा है तो उसका ऑब्जेक्ट मिलना जरूरी है। सब्जेक्ट वर्ब का पेयर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, उसके बीच में कंजंक्शन लगा दिया एंड, है ना। तो ये चीजें देखते हुए अगर हम डिसाइड करेंगे चीजों को तो और आराम रहेगा। और मैं डिटेल में इसलिए भी बताना चाह रहा हूँ कि अभी तो ये प्री का डिस्कस भले ही कर रहा हूँ,
लेकिन प्री के बाद मेंस भी दोगे ना, तो थोड़ी बहुत नॉलेज तो आपको मेंस की होनी चाहिए। पता चला कि प्री के हिसाब से बड़ा अच्छा है कि हाँ कोई ज़रूरत ही नहीं है इतना इंपॉर्टेंट जानने की, मेंस देने का तो कुछ हवा ही नहीं लग रही है। तो अभी जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया पहला वाला, उसमें से कुछ रूल्स निकाल लेते हैं कि हमने उसको सॉल्व करने के लिए क्या किया। तो हमने क्या किया, हमने ओपनिंग फ्रैगमेंट आइडेंटिफाई कर लिया। ओपनिंग स्टेटमेंट करोगे पैराजंबल में, लेकिन ओपनिंग फ्रैगमेंट कहाँ आइडेंटिफाई करोगे, फ्रैगमेंटेड सेंटेंस में। तो ओपनिंग फ्रैगमेंट क्या होता है, कह रहे हैं कि टॉपिक को इंट्रोड्यूस करता है, अक्सर नाउन फ्रेज होता है। जैसे सब्जेक्ट और वर्ब का पेयर मिला, सब्जेक्ट क्या हो गया, नाउन या प्रोनाउन होगा, नाउन को मॉडिफाई क्या करेगा, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव क्या मॉडिफाई करेगा, एडवर्ब। मान लो तीनों ही मिलके एक साथ आपको दिख जाता है वो सब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो वो सब्जेक्ट का क्या हो गया, वो नाउन फ्रेज हो गया। ठीक है, तो ऐसा कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। क्या हो रहा है, ओपनिंग फ्रैगमेंट वो नाउन फ्रेज मोस्ट केसेस में होता है। हमारे में क्या था, द यूज ऑफ एनिमल रिसर्च। द यूज क्या हो गया, द यूज किसी चीज के बारे में, यूज हो गया नाउन, और द हो गया आपका, इसको आर्टिकल कह लो, डिटरमाइनर कह लो, जो भी कहने का मन है। द यूज किस चीज का, यूज ऑफ एनिमल रिसर्च। तो ये यूज को और इंफॉर्मेशन दे रहा है, ये ऑफ एनिमल रिसर्च जो फ्रेज है एक, ठीक है, ये प्रपोजिशन प्लस उसका ऑब्जेक्ट, तो ये पूरा हमारा सब्जेक्ट हो गया, द यूज ऑफ एनिमल रिसर्च। तो ये हमारा एक नाउन फ्रेज जैसा काम कर रहा है, एक क्लियर सब्जेक्ट हमें मिलता दिखाई दिया। दूसरी चीज जो होता है कि वो कंजंक्शन से अक्सर स्टार्ट नहीं होगा, एंड हो गया, बट हो गया, ऑल्सो, इन सब चीजों से आपको ओपनिंग फ्रैगमेंट स्टार्ट नहीं होगा। क्यों, क्योंकि कोई सेंटेंस स्टार्ट नहीं होगा आपका इससे। दूसरी चीज, फिर फाइंड द वर्ब या एक्शन और प्रेडिकेट दैट कंप्लीट द सब्जेक्ट। एकदम सीधी सी बात, सेंटेंस में सब्जेक्ट आया है तो वर्ब भी आएगा भाई, है ना, तभी सेंटेंस है, तभी क्लॉज है। तो हमने देखा कि हैज बीन ऑफ कंसिडरेबल इंपॉर्टेंस हमें एक अच्छा ऑप्शन दिखाई दिया कि जो यूज कर सकते हैं, द यूज ऑफ एनिमल रिसर्च हैज बीन ऑफ कंसिडरेबल इंपॉर्टेंस, फुलफिल करता हुआ कि सब्जेक्ट मिल गया, नाउन मिल गया, हमें अपना वर्ब भी मिल गया, और हमें लॉजिकल फ्लो भी मिल के आ रहा है साथ ही साथ में। फिर क्या कह रहा है, यूज ग्रामेटिकल एंड लॉजिकल कनेक्टर। तो हमें अपने ग्रामेटिकल और लॉजिकल कनेक्टर्स का भी इस्तेमाल करते हुए चलना है, जैसे प्रपोजिशन, कंजंक्शन, मॉडिफायर्स हो गए, जैसे इन द फील्ड ऑफ, थ्रू आउट। इन द फील्ड ऑफ में इन क्या है, प्रपोजिशन, थ्रू आउट में क्या है, थ्रू आउट हमारा प्रपोजिशन। तो ये क्या हेल्प करते हैं, लॉजिकल फ्लो में डिसाइड करने को हेल्प करेंगे आपको। क्यों, क्योंकि उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट, उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट, तो यानी कि ये हो गया फ्रेज। अब ये क्या कह रहा है, दीज फ्रैगमेंट्स आर यूजुअली डिपेंडेंट एंड मस्ट फॉलो लॉजिकली फ्रॉम अ कंप्लीट सेंटेंस। जैसे इन द फील्ड ऑफ साइंटिफिक एंड मेडिकल एडवांसमेंट कनेक्ट टू इंपॉर्टेंस, यानी कि हमने क्या देखा, लॉजिकल कनेक्शन क्या ढूंढा था हमने यहाँ पे देखा था कि कहाँ गया, ये है कि इन द फील्ड ऑफ मेडिकल एडवांसमेंट, ये जो है ये क्या कर रहा है, ये इंपॉर्टेंस के बारे में बता रहा है कि इंपॉर्टेंस कहाँ पे, इंपॉर्टेंस इन द फील्ड ऑफ साइंटिफिक एंड मेडिकल एडवांसमेंट। तो वही कह रहे हैं, लॉजिकल फ्लो ढूंढने की कोशिश करिए। लुक फॉर टाइम क्लूज एंड ट्रांजिशनल फेज, जैसे क्या हो गया, थ्रू आउट द सेंचुरी, करेंटली, रिसेंटली, एंड इट कंटिन्यूज। ये सब क्रोनोलॉजी और सीक्वेंस डिफाइन करने में हेल्प करते हैं, एक टाइमलाइन दिखाते हैं, बताते हैं कि आगे क्या होगा। तो इसी तरीके से जैसे थ्रू आउट द पास्ट सेंचुरी हमें हेल्प किया जानने में कि क्या, फिर एंड इट कंटिन्यूज हमें बताया कि अभी भी ऐसा हो रहा है। यूजुअली इस तरह की चीजें आखिरी में आती हैं, ठीक है। फिर एलिमिनेट ऑप्शंस दैट वायलेट लॉजिक और ग्रामर, ये तो हमने कर ही दिया, हमने तो पूरा अपना सॉल्व ही किया था कि उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो जहां पे लॉजिक और ग्रामर फिट बैठे ही ना। फिर कुछ इंपॉर्टेंट चीज क्या हो गई कि नाउन प्रोनाउन लिंक ढूंढ लो, आर्टिकल देख लो कहाँ काम कर रहा है कहाँ नहीं, अगर इट आ रहा है बीच में तो देखो किसी और चीज के लिए आ रहा होगा। वैसे एंकर पेयर ढूंढो, जैसे कि हमने ए और डी को ढूंढ लिया था कि ए और डी हमेशा साथ में ही आएंगे, तो उसको ऑप्शन में भी जाके फिगर आउट कर सकते हो। तो ये कुछ रूल हैं जो हमने एक एग्जाम्पल से निकालने की कोशिश करी कि अगर उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करना हो तो क्या क्या हो सकता है। अदरवाइज ऑप्शनल एलिमिनेशन इज ऑलवेज गोइंग टू बी द बेस्ट वे जिससे आप फ्रैगमेंटेड सेंटेंसेस को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट पे डिस्कस करते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्या कह रहा है अच्छा, ये पैराजंबल है। पैराजंबल का सिंपल तरीका अपना जाएंगे, बी डी ए सी, ठीक है, अब किसी से भी शुरू हो सकता है, ए बी सी डी में से। एंड किससे होगा, या तो ए से होगा या तो बी से होगा, चांसेस ज्यादा ए से एंड होने के दिखाई दे रहे हैं। कितने चांसेस, 75%। 3 आउट ऑफ 4, 1 आउट ऑफ 4 चांस किसका है तुम्हारा, बी से एंड होने का। तो ठीक है, तो हम ए से शुरू करने की कोशिश नहीं करेंगे, हम बी से शुरू करने के लिए हम सी डी के पास जाते हैं। इनफैक्ट अच्छा, यहाँ तो और ही बढ़िया चीजें हो रही हैं। जब मैं ए के पास गया तो मैं कह रहा हूँ दीज कैन टर्न अराउंड टू द टू ट्रैक स्टार विद रोटेशन ऑफ द अर्थ। बी के पास जा रहा हूँ तो ऑब्जर्वेटरीज आर प्लेसेस टू स्टडी प्लेस, यही लिखा था, कुछ और नहीं है,
हो एनीवे कॉपी पेस्ट में कुछ इशू हुआ होगा या फिर ऐसे ही कॉपी पेस्ट हुआ होगा। दे आर मोस्टली बिल्ट ऑन द माउंटेन टॉप्स, टेलीस्कोप्स आर प्लेस्ड इन द डोम शेड रूफ ऑफ बिल्डिंग। देखो डी में टेलीस्कोप्स के बारे में बात कर रहा है और ऑब्जर्वेटरीज के बारे में बी में बात हो रही है, और बाकी जो ए और सी है इसमें दीज और दे के बारे में बात हो रही है। तो थोड़ा सा कॉमन सेंस भी हम लोग अप्लाई करने की अब कोशिश करेंगे कि ऑब्जर्वेटरीज और टेलीस्कोप्स हैं और दीज और दे हैं, तो कौन सा वाला है जो दीज के लिए यूज हुआ है और कौन सा वाला है जो दे के लिए यूज हुआ है। तो इत्मीनान से पढ़ के समझते हैं। ऑब्जर्वेटरीज आर प्लेस टू स्टडी प्लेस, दीज कैन टर्न अराउंड टू ट्रैक स्टार्स विद द रोटेशन ऑफ द अर्थ। अब थोड़ा कॉमन सेंस अगर लगाऊं तो ऑब्जर्वेटरी जो होती है वो टर्न अराउंड नहीं कर सकती, बट टेलीस्कोप टर्न अराउंड कर सकते हैं। तो टेलीस्कोप्स आर प्लेस्ड इन द डोम शेप्ड रूफ ऑफ द बिल्डिंग। कोई बिल्डिंग है, हो सकता है वो ऑब्जर्वेटरी हो, और हमें ये पता चल गया कि दीज कैन टर्न अराउंड टू ट्रैक स्टार्स विद द रोटेशन ऑफ द अर्थ। तो डी के बाद ए आता दिखाई दिया, तो डी के बाद ए यहाँ आता दिखाई दे रहा है, डी के बाद ए यहाँ आता दिखाई दे रहा है, एक ये पेयर बनता दिखाई दिया। फिर बी क्या कह रहा है, ऑब्जर्वेटरीज आर प्लेसेस टू स्टडी प्लेस, हो सकता है स्पेस हो मेरे ख्याल से। दे आर मोस्टली बिल्ट ऑन द माउंटेन टॉप्स, तो ऑब्जर्वेटरी को माउंटेन टॉप पे बनाया जाता है, तो ये भी हमें एक लिंक दिखाई दे रहा है। तो अगर हम जाएं कि बी सी डी ए, तो बी सी डी ए हमारे पास है, और अगर डी ए बी सी कोई ऑप्शन ढूंढने तो है क्या, तो डी ए बी सी कोई ऑप्शन हमारे पास नहीं है। तो बी सी लिंक हमें इनफैक्ट 1 में मिल रहा है, 2 में नहीं मिल रहा, 3 में नहीं मिल रहा, 4 में नहीं मिल रहा। तो बी और सी वाले लिंक से हम पहला वाला ऑप्शन को जस्टिफाई कर देंगे, है ना। तो ये जो मैंने बात बोली थी कि बी और ए वाली शुरुआत में, तो ए तो ठीक है, 75% चांस है कि ए से एंड होगा, लेकिन मैंने बोला था ना कि बी को इग्नोर कर दो ओपनिंग में, तो ये नहीं है। एनीवे आगे, पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस आर गिवन बिलो इन जम्बल्ड ऑर्डर, अरेंज द पार्ट्स इन करेक्ट। हमारे पास ऑप्शन क्या है, एस पी पी एस, यानी एस से शुरू होगा या तो पी से शुरू होगा, एंड किससे होगा, क्यू से होगा या एस से होगा। तो पढ़ लेते हैं सेंटेंस को, पहले एस और पी पढ़ के देखते हैं। एस क्या कह रहा है, टू ट्राई देयर स्किल। टू क्या हो गया, वही वाली बात, प्रपोजिशन ट्राई, टू ट्राई, जैसे प्रपोजिशन नहीं है, ये इन्फिनेटिव वाला फंडा आ गया, क्योंकि ट्राई तो वर्ब हो गया ना। टू प्लस वर्ब के बेस फॉर्म को क्या कहते हैं, इन्फिनेटिव कहते हैं, याद आया। तो इन्फिनेटिव हो गया। तो इन्फिनेटिव सेंटेंस शुरुआत करना हमारा उतना स्ट्रांग नहीं निकल के आ रहा है, तो हम पी के पास जाते हैं। द सिटी बस वॉज ओवर क्राउडेड, सिटी बस जो थी ओवर क्राउडेड थी। द सिटी बस सब्जेक्ट वॉज ओवर क्राउडेड, हमारा वर्ब फ्रेज मिल गया, यानी एक सब्जेक्ट मिल गया और एक वर्ब मिल गया। पी के बाद हमारे पास ऑप्शन कौन से हैं, या तो एस होगा या तो ओ होगा। द सिटी बस वॉज ओवर क्राउडेड टू ट्राई देयर स्किल। अब ये देयर आ रहा है, यहाँ सिटी बस आ रहा है, सिटी बस तो एक इकलौती है, देयर तो प्लूरल होता है, एक ये भी मुझे समझ नहीं आ रहा लिंक बैठता हुआ। प्लस सिटी बस अपनी स्किल ट्राई करेगी किसी वजह से, तो ये भी बड़ा विचित्र सा है। तो हम क्या करेंगे कि पी एस की जगह पी के बाद ओ पे जाते हैं। द सिटी बस वॉज ओवर क्राउडेड एज इट वॉज द लास्ट वन ऑफ द इवनिंग। तो अब ये लॉजिकल बैठा, कह रहा है कि सिटी बस, जो शहर में जो बस चलती है, वो ओवर क्राउडेड थी, ज्यादा लोग भर गए थे। क्यों, एज इट वॉज द लास्ट वन ऑफ द इवनिंग, सब्जेक्ट वो फिर से मिल गया, इट वॉज द लास्ट वन ऑफ द इवनिंग, आखिरी था वो उस शाम के लिए। तो पी के बाद ओ आता हमें दिखाई दे गया, ठीक है। और ये हमें फिगर आउट कर लिया था कि एस से शुरू होना नहीं है, पी के बाद एस फिट बैठ नहीं रहा था। तो इतने से आप इतना श्योर हो गए कि 99% चांस है कि यही सही ऑप्शन है। अब आप क्यू आर एस लाइन से पढ़ दो। एंड दिस गेव एन अपॉर्चुनिटी टू द पिक पॉकेट्स टू ट्राई देयर स्किल। और क्योंकि ओवर क्राउडेड है, तो ये एक अपॉर्चुनिटी मिल गई पिक पॉकेट्स को, जेब कतरों को, कि वो अपनी स्किल, अपने हुनर का प्रदर्शन दिखाएं और जेब काट दें, ठीक है। तो हमें ये समझ में आ गया था कि एस से शुरू होगा या पी से शुरू होगा, और हमें ये समझ में आ गया था या तो क्यू से एंड होगा या तो एस से होगा। एस को हमने एलिमिनेट कर दिया, हम पी को पकड़ लिया कि इससे होगा, उसके बाद पी के दोनों ऑप्शन को ट्राई किया, तो ये समझ में आ गया कि पी और ओ का एंकर पेयर बन ही रहा है, तो हमने इसको यूज करते हुए आगे ऑप्शन को मार्क कर दिया। नेक्स्ट, अब ये क्या है, ये भी फ्रैगमेंटेड सेंटेंस है। क्या ऑप्शन है, आर पी आर एस, यानी आर से शुरू होगा या पी से शुरू होगा या एस से शुरू होगा, एंड हमारा होगा एस आर क्यू आर। अच्छा, बड़ा ही ज़्यादा वैरीड है काफ़ी, कोई बात नहीं, हम शुरू करते हैं। हम पहले आर से पढ़ना शुरू करते हैं, 50% चांस यहीं पे है। द एडवांटेज ऑफ ट्रैवलिंग डिफरेंट प्लेसेस एंड, ठीक है, द एडवांटेज ऑफ ट्रैवलिंग डिफरेंट प्लेसेस एंड, एक एडवांटेज के बारे में बता रहा है सब्जेक्ट, ऑफ ट्रैवलिंग डिफरेंट प्लेसेस एंड डैश।
आर के बाद क्यू है, आर के बाद पी है। आर के बाद क्यू पढ़ते हैं, द एडवांटेज ऑफ ट्रैवलिंग डिफरेंट प्लेसेस एंड वी रिस्पेक्ट एंड अप्रिशिएट देयर पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, एंड वी रिस्पेक्ट एंड अप्रिशिएट देयर पॉइंट ऑफ व्यू। अब यहाँ देयर विचित्र सा आ गया, जब कोई इंट्रोडक्शन ही नहीं हुआ है कि किस चीज़ के लिए प्रोनाउन यूज होगा तो आप कैसे यूज कर लोगे। तो आर के बाद क्यू थोड़ा अजीब सा आ गया कि हमें देयर के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन भी पहले दो तब तो हम देयर यूज करें, तो ये मुझे बनता नहीं दिख रहा है। आर के बाद पी पे जाते हैं, द एडवांटेज ऑफ ट्रैवलिंग डिफरेंट प्लेसेस एंड हैविंग द अपॉर्चुनिटी ऑफ ऑब्जर्विंग पीपल्स डैश। तो ये समझ में आ रहा है कि एडवांटेज ट्रैवल करने का अलग प्लेसेस में और हैविंग द अपॉर्चुनिटी टू ऑब्जर्व पीपल्स कुछ। तो बाय ट्रैवलिंग की एडवांटेज बता रहा है कि एडवांटेज दो चीज़ों के, एक अलग अलग जगह ट्रैवल करने के और लोगों के ऑब्जर्व करने के, अपॉर्चुनिटी जब मिलती है वो वाली। तो उसके बाद हम आगे पढ़ ही लेते हैं एस और क्यू को। हैविंग द अपॉर्चुनिटी ऑफ ऑब्जर्विंग पीपल्स कल्चर कस्टम एंड लाइफस्टाइल, ठीक है, इज दैट वी रिस्पेक्ट एंड अप्रिशिएट देयर पॉइंट ऑफ व्यूज। एकदम सटीक बैठ गया हमारा देखा जाए तो हमने कुछ नहीं किया। देखो इसमें हमने आर से देखा कि ज़्यादा चांसेस आर से शुरू होने के हैं, तो हम पहले आर के पास गए, हमने आर के बाद क्यू पढ़ा, हमने आर के बाद पी पढ़ा, हमें ये समझ में आया कि आर के बाद क्यू नहीं बैठ रहा है। हमने ये प्रोनाउन वाला एक इंपॉर्टेंट डिस्कवरी कर ली यहाँ पे कि भाई ये प्रोनाउन यहाँ यूज़ नहीं होगा। प्लस हमें यहाँ पे सब्जेक्ट तो मिला एडवांटेज, लेकिन हमें दोबारा कोई वर्ब नहीं मिला, फिर कंजंक्शन आ गया और कोई सेंटेंस स्ट्रक्चर में फिट नहीं बैठ रहा था, तो हमने उसको हटा दिया। फिर जब आर पी के पास गए तो हमें लॉजिकल फ्लो दिखाई दिया, लॉजिकल ऑर्डर दिखाई दिया। फिर एस के बाद गए तो यहाँ पे पोजेसिव केस लगा हुआ है नाउन का, उसके बाद हमें उसका मेन और चीज़ें दिखाई दे गई, पीपल के क्या, पीपल के कल्चर कस्टम लाइफस्टाइल, और फिर इज दैट वी रिस्पेक्ट एंड अप्रिशिएट देयर पॉइंट ऑफ व्यू, ये भी लॉजिकल ऑर्डर मेंटेन करता दिखाई दिया, तो हमने इसको आराम से मार्क कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहा है, अब क्या है, अब हमारे पास पैराजंबल आ गया है, तो हम चलते हैं ऑप्शन के पास, ए बी सी डी। अब किसी से भी शुरू हो सकता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बट एंड या तो सी से होगा या तो डी से होगा, इतना हमें समझ में आ गया। चलो देखते हैं, अब ए को पढ़ना शुरू करते हैं हम लोग पहले। मोर चिल्ड्रन गो टू स्कूल देन एनी टाइम इन द पास्ट, बट मोर चिल्ड्रन टुडे आर आउट ऑफ स्कूल देन एनी टाइम इन द पास्ट। ठीक है, डी क्या कह रहा है, बट इट इज नॉट इनफ टू ब्लेम द हाई बर्थ रेट ऑफ दिस स्टेट ऑफ अफेयर्स। ठीक है, सी क्या कह रहा है, इंडीड इट कैन बी रीजनेबली आर्ग्यूड दैट कंटिन्यूड मास लिटरेसी इज नॉट द रिजल्ट बट द कॉज ऑफ हाई बर्थ रेट। फिर डी कह रहा है, देयर आर मोर लिटरेट पीपल इन इंडिया टुडे देन एवर बिफोर बट देयर आर ऑल्सो मोर इलिटरेट्स देन एवर बिफोर। अच्छा, देखो बहुत बेहतरीन से सवाल है कि ये है। बेहतरीन मैं इसलिए कहूँगा क्योंकि पहले तो इसमें देखो एक ही में दो सेंटेंस यूज हो रहे हैं, एक इधर सेंटेंस है एक इधर सेंटेंस है, फिर एक ये सेंटेंस है फिर एक ये सेंटेंस है, पहली चीज। दूसरी चीज, इसमें अब आपको एक, अगर आप ए और डी को साथ में देखोगे तो आपको दिखाई देगा क्या, इसमें दिखाई देगा कोरोलरी, कोरोलरी कह लो या फिर क्या कहना सही होगा, एक पैरेलल रीजनिंग दिखाई देगी, पैरेलल रीजनिंग है ना। पैरेलल रीजनिंग का मतलब जैसे समझ लो एक प्रपोर्शन दिखाई देगा, या फिर जैसे मान लो पैरेलल रीजनिंग का एग्जांपल अगर मैं ढूंढूं कि हार्ड चीज से चोट लगती है, हार्ड चीज से मारने से चोट लगती है, फिर मैं बोलूं कि लकड़ी से मारने में भी चोट लगती है, तो दोनों पैरेलल रीजनिंग हो गई ना एक तरीके से, कि लकड़ी भी हार्ड चीज है इसलिए लकड़ी से मारने से चोट लगती है, तो सॉर्ट ऑफ पैरेलल रीजनिंग है। यहाँ कह रहा है कि अब यहाँ पे कह रहा है कि आज की तारीख में देयर आर मोर इलिटरेट पीपल इन इंडिया टुडे देन एवर बिफोर। आज की तारीख में देयर आर मोर लिटरेट, मतलब पढ़े लिखे लोग पहले से कई ज्यादा हैं, बट साथ ही साथ इलिटरेट लोग भी पहले से बहुत ज्यादा हैं, वो लोग भी बहुत ज्यादा हैं जो अनपढ़ हैं। फिर डी भी क्या कह रहा है कि आज की तारीख में ज्यादा बच्चे स्कूल जाते हैं पहले की अपेक्षा में, मतलब अगर नंबर्स की बात करें, और साथ ही साथ ज्यादा बच्चे ऐसे भी जो स्कूल नहीं भी जाते हैं अतीत के कंपैरिजन में। तो वही वाली बात कर रहे हैं, ज्यादा बच्चे पढ़ाई भी कर रहे हैं तो ज्यादा लोग लिटरेट भी हो रहे हैं, लेकिन वहीं ज्यादा बच्चे पढ़ाई नहीं भी कर रहे हैं तो ज्यादा लोग इलिटरेट भी हो रहे हैं। तो डी जो है ए का प्रीकर्सर हो सकता है यहाँ पे, कि यहाँ डी जो है टॉपिक को इंट्रोड्यूस कर रहा है, कह रहा है कि ऐसा हो रहा है और उसका एक एग्जाम्पल दे रहा है कि इसके बावजूद ऐसा हो रहा है, या फिर ये रीजन दे सकता है कि ऐसा हो रहा है। तो डी और ए मुझे एक लिंक दिखाई दे रहा है। फिर दूसरी चीज देखो, अब बी क्या कह रहा है, बट इट इज नॉट इनफ टू ब्लेम द हाई बर्थ रेट ऑफ फॉर दिस स्टेट ऑफ अफेयर। कह रहा है कि ये इनफ नहीं है कि अगर हम ब्लेम कर दें कि जो हाई बर्थ रेट होती है
वो इस स्टेट ऑफ अफेयर के लिए है। फिर सी क्या कह रहा है, सी कह रहा है इंडीड इट कैन बी रीजनेबली आर्ग्यूड दैट कंटिन्यूड मास लिटरेसी इज नॉट द रिजल्ट बट द कॉज ऑफ हाई बर्थ रेट। ठीक है, ये बहुत बढ़िया बात कह रहा है। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो कह रहा है कि यहाँ पे हाई बर्थ रेट को ब्लेम करना ठीक नहीं है इस स्टेट ऑफ अफेयर के लिए, इस कंडीशन के लिए, बट ये कहना कि जो इलिटरेसी बढ़ गई है उसकी वजह से बर्थ रेट बढ़ गया है। ठीक है, तो इलिटरेसी रिजल्ट नहीं है, इट्स द कॉज ऑफ हाई बर्थ रेट। तो डी और ए, और उसके बाद बी के बाद सी आएगा, क्योंकि पहले यहाँ पे हाई बर्थ रेट को इंट्रोड्यूस किया। भाई हाई बर्थ रेट को ब्लेम करना पूरी तरीके से ठीक नहीं है, और फिर कहा कि पूरी तरह से ठीक इसलिए नहीं है, तो उन्होंने ये वाला आर्गुमेंट दे दिया, तो बी और सी में लिंक बन गया। तो बी सी यहाँ है लेकिन डी ए नहीं है, यहाँ सी बी ए डी है तो ये भी ठीक नहीं है, यहाँ डी ए बी सी ये ठीक बैठ के आ रहा है, यहाँ बी ए डी सी तो ये ठीक नहीं है। तो जो हमने जब एंकर पेयर ढूंढ के समझ लिया, इनफैक्ट अगर हम डी ए भी ढूंढ लेते तो मेरे ख्याल से डी ए साथ में कहीं और नहीं है, यहाँ डी के पहले आ रहा है, यहाँ डी के पहले आ रहा है, यहाँ डी के पहले आ रहा है, केवल एक यही ऑप्शन निकल के आ रहा है जहाँ डी के बाद आ रहा है। प्लस एक बार आपने डी ए फिगर आउट कर लिया तो आप ये समझ जाओगे कि डी ए के बाद ही बी सी आएगा, क्योंकि लॉजिकल फ्लो वाली बात है ना। लॉजिक जो है, यहाँ पे इंट्रोडक्शन दिया आपने एक आर्गुमेंट का कि आज ऐसा हो रहा है इंडिया में, फिर आगे बताया उसके बाद ये भी ऐसा हो रहा है यहाँ पे, फिर उसका रीजन देने की कोशिश करिए कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो डी एक ओपनिंग और बी सी हमारा क्लोजिंग आर्गुमेंट पैराग्राफ में बन के निकल के आ जाता है। तो एक अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में जल्दी सॉल्व करने में ये गलती आप कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसे केसेस में क्या करना, हमेशा ऑप्शन के पास जाना। जैसे ही ऐसे सवाल दिखाई दे आपको, आपने रीड करना शुरू किया, इमीडिएटली नहीं समझ में आ रहा है तो तुरंत ऑप्शन के पास जाओ, ABCD पढ़ के देख लो, खट से सीन बैठ रहा है नहीं बैठ रहा है, CBAD पढ़ के देख लिया, DABC पढ़ के देख लिया, BADC सब पढ़ के देख लो, आइडिया लग जाएगा, उसके बाद सॉल्व कर लेना। और इमीडिएटली समझ नहीं आ रहा है तो मार्क फॉर रिव्यू का पूर्ण इस्तेमाल करो, मार्क फॉर रिव्यू करो, बाद में आओ, एक बार रीड करके भले ही चले जाओ, तो जब वापस आओगे तो अपने आप क्लिक कर जाएगा। ये हमेशा याद रखना कि अगर आपको पहले गो में समझ नहीं आ रहा है, पहले गो में अंडरस्टैंडिंग अगर डेवलप नहीं पढ़ पा रही है, तो अपने आप को बता दो कि मैं ये सॉल्व करूंगा लेकिन अभी नहीं करूंगा, मैं इसको बाद में आके जरूर से सॉल्व करूंगा। तो कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस में ये क्वेश्चन पहुंच जाता है, वहां पे ऑटोमेटिकली सॉल्व होने लग जाता है। फिर दोबारा जब आते हो तो आपकी डिफिकल्टी लेवल अपने आप कम फील होती है इस क्वेश्चन की, और आप आराम से कर ले आते हो। ठीक है, ऐसे सवाल है मार्क फॉर रिव्यू प्री में खास तौर से जरूर यूज करना। नेक्स्ट क्या कह रहा है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ न्यूक्लियर फैमिली। अच्छा, ऑप्शन क्या है, CBCA, यानी सी के चांसेस ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। फिर ऑप्शन क्या कह रहा है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ न्यूक्लियर फैमिली, इट इज गुड टू बी इन अ स्मॉल फैमिली, एडवांटेज ऑफ अ स्मॉल फैमिली आर न्यूमरस, स्मॉल फैमिली इज अ वन विद। ठीक है, सी से शुरू तो दिखाई दे रहा है। बी क्या है, इट इज गुड टू बी इन अ स्मॉल फैमिली बिकॉज देयर इज बेटर मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज। ये जनरल स्टेटमेंट है कि छोटी फैमिली में होने में फायदा है क्योंकि मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज बढ़िया होता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ न्यूक्लियर फैमिली। इट क्या, इट के बारे में कोई पता नहीं है। देखो यहाँ पे इट जो है वो जनरल है, इट इज गुड टू बी मतलब वो अच्छा है, इट जनरल है, लेकिन यहाँ पे कह रहा है इट इज ऑल्सो कॉल्ड न्यूक्लियर फैमिली, तो हमें ये नहीं पता ना, तो हम ए वाला ऑप्शन तो पहले ही हटा देंगे। अब या बी से शुरू होगा या सी से शुरू होगा। A small family is one with parents and maximum of 2 children, तो ये C कह रहा है। ठीक है, और B कह रहा है it is good to be in a small family because there is better management of resources। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक स्मॉल फैमिली में होना बेटर है, और यहाँ कह रहा है कि स्मॉल फैमिली क्या होती है। अगर कोई आप किसी चीज़ का आंसर लिख रहे हो तो पहले आप उसको डिफाइन करोगे, उसके बाद उसके बारे में आप एक्सप्लेन करोगे। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर माई बैड हैंड राइटिंग, मेरी हैंड राइटिंग थोड़ी गंदी है, जल्दी जल्दी लिखने की आदत है, बट क्योंकि मैं बोल रहा हूँ तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप समझ भी जाओगे। तो मेरा क्या बात कहना चाह रहा था यहाँ पे कि पहले आप डिफाइन करोगे, तो डिफाइन कहाँ हो रहा है, स्मॉल फैमिली इज वन विद पेरेंट्स एंड मैक्सिमम ऑफ 2 चिल्ड्रन। स्मॉल फैमिली क्या होती है, स्मॉल फैमिली वो होती है जहाँ पे पेरेंट्स होते हैं और मैक्सिमम 2 बच्चे होते हैं। इस अपने आर्गुमेंट की वजह से, इस लॉजिकल फ्लो को मेंटेन करने की वजह से मैं बी वाला ऑप्शन भी रिमूव कर दूंगा। अब मेरे पास 2 बच रहे हैं तो मैं शांति से ये भी कर सकता हूँ, मैं CAD भी पढ़ लूँ, मैं CBDA भी पढ़ लेता हूँ। तो मैं पढ़ के देखता हूँ, पहले CAD भी पढ़ लेता हूँ। अ स्मॉल फैमिली इज वन विद पेरेंट्स एंड मैक्सिमम ऑफ 2 चिल्ड्रन, इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ न्यूक्लियर फैमिली।
अभी भी डिफाइन वाला काम चल रहा है, तो सी के बाद ए अच्छा लिंक बैठ के दिखाई दिया। डी क्या कह रहा है, द एडवांटेज ऑफ स्मॉल फैमिली आर न्यूमरस, स्मॉल फैमिली के एडवांटेज न्यूमरस है। बचा बी, इट इज़ गुड टू बी इन अ स्मॉल फैमिली बिकॉज देयर इज बेटर मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज। अब यहाँ डिफाइन किया सी और ए के थ्रू, तो सी और ए तो मेरा पक्का हो गया। फिर क्या कह रहा है कि एडवांटेज कहीं है स्मॉल फैमिली के, जिसमें से एक एडवांटेज बता दिया कि बेटर मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज। तो अब पहले क्या बताना चाहोगे, पहले आप बी को बताना चाहोगे कि पहले आप डी को बताना चाहोगे? सीधी सी बात है, आप पहले डी को बताओगे, क्योंकि वो पहले कह रहा है कि बहुत सारे फायदे हैं, फिर आप एक एक फायदे बताओगे, तो उसमें से एक फायदा आपने बता दिया, तो सी आ गया, ए आ गया, डी आ गया, बी आ गया। तो ऑप्शन आपको जो 1 है ये परफेक्टली फिट बैठता दिखाई दे गया। साथ ही सी बी डी ए जो है वो फिट इसलिए नहीं बैठेगा क्योंकि अब ए के बारे सी और ए जो है हमने एक एंकर पेयर बना लिया ही था, तो हम इसको हटा देंगे, तो अपने पास ऑप्शन बचा। आसान था, कर सकते थे आराम से। अब हमारे पास आ गया फिर से फ्रैगमेंटेड सेंटेंस। अब देखो इसमें क्या चल रहा है। इट्स फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन एंड सूट गॉट हिमसेल्फ इलेक्टेड एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द कंट्री जनरल अयूब खान टुक ओवर आफ्टर पाकिस्तान फ्रेम। ठीक है, एस एस पी आर, एस से शुरू होगा या पी से होगा या आर से होगा। एस क्या कह रहा है, आफ्टर पाकिस्तान फ्रेम्ड, पाकिस्तान के फ्रेम करने के बाद। ठीक है, फ्रेम क्या है, फ्रेम ट्रांजिटिव वर्ड है, यानी कि इसका हम अगर ऑब्जेक्ट ढूंढें तो हमको इसके बाद की लिंक मिल सकती है, तो उसका, लेकिन यहाँ के हिसाब से या ओ होगा या पी होगा। आफ्टर पाकिस्तान फ्रेम्ड इट्स फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन, तो एस के बाद ओ बनता दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान फ्रेम्ड, फ्रेम्ड व्हाट, फ्रेम्ड इट्स फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन। एस पी क्या कह रहा है, आफ्टर पाकिस्तान फ्रेम्ड एंड सून गॉट हिमसेल्फ इलेक्टेड। अब आफ्टर पाकिस्तान फ्रेम्ड ऑब्जेक्ट दिया नहीं, एक कंजंक्शन लगा कह दिया, एंड सून गॉट हिमसेल्फ इलेक्टेड, और हिमसेल्फ क्या हो गया, हिमसेल्फ हो गया आपका एक प्रोनाउन का काम कर देगा। और ये हिमसेल्फ किस लिए है, किसी और के लिए होगा, जो कि हमें दिख रहा है कहीं जनरल अयूब खान के बारे में बात कर रहा है, तो यानी जनरल अयूब खान के बारे में जब बात होगी उसके बाद हिमसेल्फ आएगा, तब तो सेंटेंस में लॉजिक बैठाएगा। तो एस और पी वाला ठीक नहीं बैठ रहा है। ठीक है, तो एस ओ आर पढ़ लेते हैं। अब आफ्टर पाकिस्तान फ्रेम्ड इट्स फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन जनरल अयूब खान टुक ओवर। ठीक है, पाकिस्तान ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया और जनरल अयूब खान जो है ही टुक ओवर व्हाट, टुक ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री एंड सून गॉट हिमसेल्फ इलेक्टेड। तो ठीक है, ये हमें बैठता दिखाई दे रहा है, बैठता दिखाई दे रहा है, लग तो रहा है बैठ जाएगा। अब इसको फिर से पढ़ के देख लेते हैं। आफ्टर पाकिस्तान फ्रेम्ड इट्स फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन जनरल अयूब खान टुक ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री एंड सून गॉट हिमसेल्फ इलेक्टेड। परफेक्ट, पहला ऑप्शन के पास गए, वहीं सारा आंसर निकल आया। अब तुम देखोगे पी ओ आर एस क्यू, आर ओ पी क्यू एस, ये सब फिट नहीं बैठेगा। जब एक बार फिट आप सेंटेंस देख लोगे तो आपको गलत वाला एकदम ऑब्वियस होने लग जाएगा। आप चाहे तो इसको पॉज करके एक बार देख लो और समझ लो कि क्या सीन चल रहा है बाकी सारे ऑप्शंस में। मेरे हिसाब से मुझे एक सही आंसर मिल गया। नेक्स्ट, ये तो बहुत ही हलवा आ गया, हलवा चलो खा लिया जाए। क्या कह रहा है, आर क्यू, आर छोड़ो यार, यहीं से पढ़ते हैं। डिलीशियस शी अ बेक्ड चॉकलेट केक, शुरू होगा सब्जेक्ट से, सब्जेक्ट शी हो गया, वर्ब ढूंढ लेते हैं। शी बेक्ड व्हाट, चॉकलेट केक, चॉकलेट केक ए है, तो अ चॉकलेट केक, शी बेक्ड अ चॉकलेट केक। और डिलीशियस कहाँ आएगा, चॉकलेट केक को डिफाइन कर रहा होगा, मॉडिफाई कर रहा होगा। चॉकलेट केक यहाँ पे नाउन है तो उसको ये एडजेक्टिव है, चॉकलेट केक के पहले आएगा। तो आर शी, पी बेक्ड, क्यू अ, ओ डिलीशियस, और एस चॉकलेट केक, आर पी क्यू ओ एस, पहला वाला ऑप्शन। वेरी इजी, बस बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ये सब यूज करते हुए। नेक्स्ट क्या कह रहा है, ये भी फ्रैगमेंटेड सेंटेंस है, डी ए ई बी, तो इसमें भी इन्होंने हवा में छोड़ दिया, भाई तुम समझ लो अपने हिसाब से। हम बस इतना आपको बता दे रहे हैं कि ए सी से शुरू नहीं होगा, बस इतना बता दिया। तो ठीक है, हम ए के पास जाते हैं, शुरू करते हैं ए से। ही हैड टू टेक द बस, ही के बारे में कोई बात हुई है अलग से? नहीं, अभी वैसे बात नहीं हुई है, बट हम कि कोई नाम दिया भी नहीं है अगर आपने देखो यहाँ पे, तो ठीक है, ही हैड टू टेक द बस हम मान लेते हैं कि ठीक है, ही हैड टू टेक द बस। फिर हिज फ्रेंड हु यूज्ड टू गिव टू हिज ऑफिस बिकॉज ही हैड हिम अ लिफ्ट वाज ऑन वेकेशन नेवर लर्न टू ड्राइव एंड। अब उसको बस लेनी पड़ी, ही हैड टू टेक द बस, बिकॉज वाला तुम मान से ढूंढो, ही हैड टू टेक अ बस बिकॉज
ही नेवर लर्न टू ड्राइव हो सकता है, ठीक है। चलो हम ऑप्शन से ही उठाते हैं, सबसे सिंपल तरीका है। ए गए, ए के बाद सी आया, ही हैड टू टेक द बस टू हिज ऑफिस, ही हैड टू टेक द बस टू हिज ऑफिस, सही है। बिकॉज ही हैड, उसने वजह दी, बिकॉज ही हैड। इसके बाद ई आया, नेवर लर्न टू ड्राइव, ठीक है, परफेक्ट। ए आया, सी आया, ई आया, ही हैड टू टेक द बस टू हिज ऑफिस बिकॉज he had never learned to drive and इसके बाद बी आया, his friend who used to give him a lift was on vacation, perfect। एकदम बेसिक कॉम्प्रिहेंशन ऑफ अ सेंटेंस का क्वेश्चन था, इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं थी। बस अब ऑप्शन के पास जाओ, अब जैसे डी से शुरू करते हैं, हिम अ लिफ्ट वॉज ऑन वेकेशन, विचित्र है, नहीं समझ में आएगा। ई के पास जाओ, नेवर लर्न टू ड्राइव एंड, विचित्र है, नहीं समझ में आएगा। फिर बी ए डी ई सी, हिज फ्रेंड हु यूज टू गिव ही हैड टू टेक द बस, ये भी अजीब सेंटेंस स्ट्रक्चर हो गया, नहीं समझ में आएगा। तो वैसे ही ए सी ई बी डी के पास गए तो हम समझ गए ऑप्शन 2 के पास कि यही एक लॉजिकल कोहेरेंट आंसर हमें दे पा रहा है। फिर से ये क्या कह रहा है, डी डी बी, यानी डी से शुरू होगा, बी से शुरू होगा या ए से। डी के पास जाते हैं, डी क्या कह रहा है, डिस्पाइट द हेवी ट्रैफिक। सी और ए के पास जाओ, द बॉस अराइव्ड एट द वाइल द एम्प्लॉयज। देखो डिस्पाइट इंस्पाइट ऑफ का मतलब पता है ना, इसके बावजूद कुछ हुआ है, तो डिस्पाइट द हेवी ट्रैफिक द बॉस अराइव्ड एट द बॉस अराइव्ड एट द, एट होगा तुम्हारा प्रपोजिशन, एट व्हाट, एट द वाइल एम्प्लॉयज एट द मीटिंग एट वर लेट। तो एट के बाद आपको मीटिंग चाहिए होगा, तो डी हुआ, सी हुआ, फिर बी हो जाएगा, तो ये वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, वाइल द एम्प्लॉयज वर लेट, ए ई, वाइल द एम्प्लॉयज वर लेट। तो अब सेंटेंस समझ में आ गया कि हैवी ट्रैफिक होने के बावजूद बॉस जो है मीटिंग में समय पर आ गए, वाइल द एम्प्लॉयज वर लेट। वेरी वेरी इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये क्या बात कर रहा है, ये भी सेंटेंस है, फ्रैगमेंटेड है, तो हमें सॉल्व करना है, एक सेंटेंस बनाना है, नॉट अ बिग डील। हमारे पास क्या है ऑप्शन शुरू होने के लिए, पी आर एस क्यू, यानी 4 में से एक शुरू होगा, जिससे नहीं शुरू होगा वो है ओ। तो ठीक है, अपना कोई दिक्कत नहीं है, अपना एक एक करके सारे को पकड़ते हैं और सेंस बनाने की कोशिश करते हैं। पी ओ एस पकड़ते हैं, द नेक्स्ट 50 years पॉपुलेशन इज एक्सपेक्टेड टू ट्रिपल इन वेयर एज मेनी रिच कंट्रीज विल सी। अधूरा है, अटपटा है, क्यों, द नेक्स्ट 50 years, ये बहुत रैंडम सा बस एक चीज़ है, नेक्स्ट 50 years पॉपुलेशन इज एक्सपेक्टेड टू ट्रिपल इन क्या प्रपोजिशन, इनके बाद लग गया वेयर एज क्या है, यहाँ पे कंजंक्शन का काम कर रहा है, तो ये अटपटा है, पहले वाले को हटा दोगे। दूसरा क्या कह रहा है, आर एस ओ पी क्यू, आर के पास चलते हैं, पॉपुलेशन श्रिंकेज इन दैट पीरियड वेयर एज मेनी रिच कंट्रीज विल सी। अब ये देखो, ये दैट पीरियड के बारे में बात कर रहा है, कोई पीरियड है यानी कोई समय का टाइम लाइन है जहाँ जिसके बारे में बात कर रहा है, किसी पीरियड के बारे में। तो देखो यहाँ पी में दिया हुआ है, तो इधर समझ में आ गया कि पी जो है आर के पहले आएगा, आर के बाद नहीं आएगा, तो ठीक है। अब इन दोनों ऑप्शन के पास चलते हैं, एस पी ओ आर क्यू एस, वेयर एज मेनी रिच कंट्रीज। अब एस से शुरू नहीं होगा सेंटेंस, क्योंकि वेयर एज क्या है, कॉन्ट्रास्ट एक्सप्रेस करने के लिए बात कर रहा है यहाँ पे। यहाँ सेंटेंस कुछ कह रहा है, उसके अगेंस्ट कुछ और यहाँ पे कहना चाह रहा है, तो ये वेयर एज लगा दिया जाता है। आई एम 6 feet tall वेयर एज माई सिस्टर इज 5 feet 6 inch tall, है ना। तो वेयर एज कॉन्ट्रास्ट दिखाने के लिए हो रहा होता है, कंजंक्शन है, तो एस से शुरू नहीं होगा। तो 3 ऑप्शन तो मैंने एलिमिनेट कर ही दिए हैं, अब इसको पढ़ के देख लेते हैं। क्यू ओ पी एस आर, क्यू कह रहा है अमंग द वर्ल्ड्स पुअरेस्ट कंट्रीज पॉपुलेशन इज एक्सपेक्टेड टू ट्रिपल इन द नेक्स्ट 50 years। तो क्यू ओ पी क्या कह रहा है, कह रहा है कि अमंग द वर्ल्ड पुअरेस्ट कंट्री, दुनिया की सबसे गरीब कंट्रियों में से पॉपुलेशन जो है वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ट्रिपल हो जाएगी अगले 50 सालों में। फिर कह रहा है एस आर, वेयर एज मेनी रिच कंट्रीज विल सी पॉपुलेशन श्रिंकेज इन दैट पीरियड, वेयर एज बहुत सारी कंट्री है जो रिच कंट्रीज हैं, उसी पीरियड में यानी उसी 50 साल में उनमें पॉपुलेशन श्रिंकेज होगी, यानी पॉपुलेशन कम हो जाएगी। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे 4th ऑप्शन बन के निकल आता है। नेक्स्ट, तो बेसिकली देखो इस हमने क्या किया, हमने रिजेक्ट यहाँ पे किया प्रेपोजिशन के बेस पे, हमने कंजंक्शन के बेस पे रिजेक्ट किया, हमने प्रोनाउन यूज किया, बट अल्टीमेटली हमें लॉजिकल ऑर्डर ढूंढना बहुत जरूरी हो जाता है, और जो कि हमें ऑप्शन के पास जाके मिल सकता है। तो अगर बहुत दिक्कत नहीं हो रही आपको, तो आप आराम से देख सकते हो ऑप्शन के पास जाके भी। अब पैराजंबल आ गया, इट कंटेन्स हाई लेवल्स ऑफ विटामिन ए एंड डी, इट के बारे में बात हो रही है, तो यानी ए से शुरू नहीं होगा, ठीक है।
कॉड लिवर ऑयल इज दस यूज टू ट्रीट अर्थराइटिस। कॉड लिवर ऑयल इज दस यूज टू ट्रीट। दस क्या होता है? दस तब यूज करते हो जब आप कुछ कंक्लूड करना चाहते हो, कुछ एंड करना चाहते हो। जैसे कोई आप स्कूल में एक्सपेरिमेंट करते थे, एक्सपेरिमेंट किया तो आप उसके आखिरी लाइन में लिखते थे दस वी कैन कंक्लूड, दस वी कॉन्कर, दस वी इन्फर। इस तरह करके आप कंक्लूजन के बारे में बात कर रहे होते हो। तो ये ओपनिंग तो नहीं होगा, तो ये हमें समझ में आ गया। सी और डी क्या कह रहा है? दिस सप्लीमेंट इज मेड फ्रॉम द लिवर ऑफ कॉड फिश। अब दिस सप्लीमेंट के बारे में बात कर रहा है, ये दिस प्रोनाउन है, तो प्रोनाउन किसी चीज के बारे में तो पहले इंट्रोड्यूस किया गया होगा तभी प्रोनाउन आया होगा। फिर डी क्या कह रहा है? कॉड लिवर ऑयल इज अ नेचुरल सप्लीमेंट, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट। ठीक है, तो डी हमें दिखा कि हम कर सकते हैं शुरू, सी हमने इग्नोर कर दिया था। तो वैसे तो हम यहाँ से डायरेक्टली आंसर निकाल सकते हैं, बट कंफर्मेशन के लिए डी सी ए बी हम पढ़ लेते हैं। कॉड लिवर ऑयल is a nutritional supplement. This supplement is made from the liver of cod fish. Cod एक मछली होती है, शार्क होती है, तो this supplement is made from cod fish. DCA. It contains high levels of vitamin A and D. Cod liver oil is thus used to treat arthritis. क्योंकि इसमें A और D हाई होता है, इसलिए हम cod liver oil यूज करते हैं अर्थराइटिस को ट्रीट करने में। तो DCA भी हमारा सटीक ऑप्शन है। नेक्स्ट क्या कह रहा है? फिर से आ गया PRQQ। तो क्यू से शुरू करते हैं। इन अ वर्ल्ड दैट कैन बी, क्यू के बाद आर आ रहा है, हार्श एंड चैलेंजिंग। इन अ वर्ल्ड दैट कैन बी हार्श एंड चैलेंजिंग, एकदम बढ़िया सिंक बनाता दिखाई दे रहा है। बस अभी एक बात ये है कि इन जो है ये एक प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन से हमने क्या डिस्कस किया था कि अक्सर मैक्सिमम केसेस में सेंटेंस स्टार्ट होता नहीं है, बट हमने कहा था कि स्पेसिफिक केसेस में हो भी जाता है। तो पढ़ते हैं ना, इन अ वर्ल्ड दैट कैन बी हार्श एंड चैलेंजिंग। अब पी और ओपी में सेंटेंस दिखाना है, एंकरिंग करनी है। काइंडनेस एंड एम्पैथी ब्रिंग लाइट एंड पॉजिटिविटी। काइंडनेस एंड एम्पैथी ब्रिंग लाइट एंड पॉजिटिव। इन अ वर्ल्ड दैट कैन बी हार्श एंड चैलेंजिंग, एक ऐसी दुनिया जो कि हार्श और चैलेंजिंग हो सकती है, वैसी दुनिया में काइंडनेस और एम्पैथी जो है वो लाइट और पॉजिटिविटी लेके आती है। तो ओ और पी, तो क्यू आर ओ पी निकल के आया, QRPO, सॉरी QRPO, तो ये निकल के आ रहा है फिलहाल के लिए। दूसरा क्या था हमारे पास? P से शुरू नहीं हो रहा, R से शुरू। काइंडनेस एंड एम्पैथी ब्रिंग लाइट एंड पॉजिटिविटी PORQ। हाँ देखो, PORQ क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हमारा QR बन रहा है, PO बन रहा है, तो PO तो मिल रहा है लेकिन QR नहीं है यहाँ पे, और सेम केस यहाँ पे हो जाता है, इसलिए हम इन दोनों को यूज नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पे भी ये बन नहीं रहा है, तो इसलिए इस स्पेसिफिक केस में हम प्रीपोजिशन से शुरू कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपके पास ऑप्शन होता POQR, ऐसे पढ़ो अगर आप, काइंडनेस एंड एम्पैथी ब्रिंग लाइट एंड पॉजिटिविटी इन अ वर्ल्ड दैट कैन बी हार्श एंड चैलेंजिंग, तो आपका सही हो जाता। बट आपके पास ऑप्शन ही नहीं है तो क्या करोगे? तो QRPO करोगे। इसीलिए एकदम रट के नहीं बैठना है कि प्रीपोजिशन से सेंटेंस शुरू नहीं होगा, होता है स्पेसिफिक केसेस में होता है, डिपेंड करता है आप एम्फसाइज क्या करना चाहते हो, है ना। नेक्स्ट क्या कह रहा है? ये क्वेश्चन ओके, ये तो वो वाला सवाल है जो एकदम ही वाहियात, महा ही वाहियात सवाल है। इसका काम करूंगा मैं, इस क्वेश्चन को डिस्कस कर चुका हूँ अपने प्रीवियस वीडियो में। मैंने लिखा हुआ है कि सबसे बर्बाद सवाल, इस सवाल ने सारे लेवल पार कर दिए सीसी ने जब सवाल देके। तो इसका डिस्कशन काफ़ी डीप में 8-10 मिनट का डिस्कशन है, उसको आप उस वीडियो में जाकर देख लो। यहाँ पे करूँगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, एक अकेला सवाल का वीडियो है, ठीक है, देख लेना वहाँ जाके। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब फिर सेंटेंस, फ्रैगमेंटेड सेंटेंस आ गए, यहाँ पे 6 पार्ट में कर दिया है। देखो छोटा छोटा लिखा है तो हम लोग पहले पढ़ के देख लेते हैं। नीड्स टू बी द शेल्फ इन अ पीस ऑफ वुड, द किचन, नीड टू बाय, रिप्लेस, सो आई विल। अब अगर मैं देखूं तो यहाँ किचन की बात कर रहा है, पीस ऑफ वुड की बात कर रहा है, उसके बाद कुछ रिप्लेस करने की बात कर रहा है, फिर नीड्स टू बी रिप्लेस हो सकता है, ओके। फिर शेल्फ है, शेल्फ किचन में होती है। तो देखो अ पीस ऑफ वुड, नीड टू बाय पीस ऑफ वुड, आप खरीद सकते हो पीस ऑफ वुड को। तो कुछ ना कुछ ऐसा निकल के आ सकता है, द किचन, द शेल्फ इन द किचन से शुरू करें, द शेल्फ इन द किचन नीड्स टू बी रिप्लेस, सो आई विल नीड टू बाय अ पीस ऑफ वुड। देखते हैं अगर बी से शुरू करते हैं, BE, द शेल्फ इन नीड टू बाय, नहीं, ACD, या बी से यहां भी तो है, बी के बाद D, द शेल्फ इन द किचन, ठीक है, A नीड्स टू बी, F रिप्लेस्ड, सो आई विल, E नीड टू बाय, C अ पीस ऑफ वुड,
ठीक है, ये फोर्थ वाला हमारा सिंक बैठ गया। छोटा सा है ना, इसमें कुछ वो नहीं है, इसमें नॉर्मली आप यूज कर सकते हो। देखो जो भी आपका सब्जेक्ट होगा वो या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा। तो यहाँ पे द किचन हमें दिखाई दे रहा है कि एक निकल के आ सकता है हमारा सब्जेक्ट, और एक द शेल्फ निकल के आ सकता है हमारा सब्जेक्ट। दूसरी चीज, अब यहाँ इन लगा हुआ है तो यानी या तो बी से शुरू होगा या तो डी से शुरू होगा, ये दोनों सब्जेक्ट है, तो डी से ये वाला है, बी से ये वाला है। दूसरी चीज अब क्या देख सकते हो यहाँ पे कि इन लगा हुआ है तो इसका ऑब्जेक्ट आएगा द शेल्फ इन द किचन, या द किचन अगर, हाँ सॉरी, ऑब्जेक्ट आएगा तो वो आएगा नाउन होगा या वो प्रोनाउन वो भी होगा। तो यहाँ पे डायरेक्टली देखो नाउन कहाँ आ रहा है, एक द किचन आ रहा है और एक अ पीस ऑफ वुड आ रहा है। अब आप बताओ द शेल्फ इन अ पीस ऑफ वुड होगा या द शेल्फ इन द किचन होगा। तो आपने कहा कि द शेल्फ इन द किचन होगा, तो बी और डी में लिंक बन गया। बी और डी कौन कौन से ऑप्शन में है, यहाँ लिंक नहीं बन रहा है, यहाँ डी बी है बिल्कुल नहीं होगा, यहाँ डी बी है बिल्कुल नहीं, यहाँ बी डी है। तो इतने से ही आप केवल आगे बढ़ सकते हो अगर आप केवल सब्जेक्ट और इस प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई कर ले जाओ। ठीक है, नेक्स्ट, ये भी आसान से है, लाइन से पढ़ लेते हैं। वेंट येस्टरडे वी टू द पार्क, तो हो जाएगा वी वेंट टू द पार्क येस्टरडे। तो इसमें जो भी आंसर आ रहा है उसको मार्क कर लो। क्या आ रहा है, वी ओ वेंट, सॉरी वी क्यू वेंट ओ द पार्क, आर क्यू ओ आर किस में है, ये आ गया क्यू ओ आर एस पी, येस्टरडे। ठीक है, नेक्स्ट, द सन टू आवर प्लैनेट अर्थ प्रोवाइड्स एसेंशियल एनर्जी सस्टेनेबल लाइफ एंड मॉन्ट। ठीक है, वेरी इजी। द सन प्रोवाइड्स, द सन सब्जेक्ट हो गया, प्रोवाइड्स वर्ब हो गया, प्रोवाइड्स व्हाट, एसेंशियल एनर्जी, ऑब्जेक्ट हो गया। किसको प्रोवाइड करता है, प्रपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट, टू आवर प्लैनेट। कौन सा प्लैनेट हमारा, टू आवर प्लैनेट अर्थ, सस्टेनिंग लाइफ एंड वॉर्थ, इंफॉर्मेशन ऐड कर रहा है। ये सस्टेनिंग हमारा क्या हो गया, ये हो गया हमारा पार्टिसिपल। ठीक है, तो ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, तो एडजेक्टिव क्लॉज हो गया ये हमारा। जो भी आंसर आ रहा है मार्क कर दो। तो शुरुआत हमने करी थी पी से ऑप्शन एक ही है, पी ओ क्यू आर, डन। नेक्स्ट, टेक्नोलॉजी हैज revolutionized and it has transformed the way every aspect of our life we communicate and connect। ठीक है, RRPO, आर से शुरू करते हैं, we communicate and connect, टेक्नोलॉजी हैज revolutionized। अब ये नहीं हो पाएगा, we communicate and connect what, टेक्नोलॉजी नहीं, विचित्र हो रहा है थोड़ा सा। फिर मैंने ऐसा क्यों कहा, वी सब्जेक्ट का कर दो, कम्युनिकेट एंड कनेक्ट को हम वर्ब कर देते हैं। वी कम्युनिकेट एंड कनेक्ट, इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देगा। ठीक है, वी कम्युनिकेट एंड कनेक्ट, ठीक है, हम मान लेते हैं इंट्रांजिटिव है फिलहाल के लिए, क्योंकि कनेक्ट है, कनेक्ट करते हो क्या, कनेक्ट चार्जर, कनेक्ट ये, कनेक्ट, वी कम्युनिकेट विथ समथिंग, कम्युनिकेट विथ समवन। तो कुछ अटपटा सा है ना, तो नहीं समझ में आ रहा है आर से शुरू करने के लिए, आर के बाद पी ही दिया हुआ है। तो वी कम्युनिकेट एंड कनेक्ट टेक्नोलॉजी हैज रिवोल्यूशनाइज, तो ये समझ में नहीं आ रहा। अब अगर टेक्नोलॉजी हैज रिवोल्यूशनाइज्ड है तो इसको अगर हम सब्जेक्ट मान लें और ये हमारा वर्ब हो गया हैज, इसने किसको रिवोल्यूशनाइज कर दिया है, इट हैज रिवोल्यूशनाइज्ड एवरी एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइव्स, हमें निकल के दिखाई देता है पी के बाद ओ, जो कि यहाँ पे है। फिर क्या कह रहा है, क्यू क्या कह रहा है, एंड इट हैज ट्रांसफॉर्म्ड द वे वी कम्युनिकेट एंड कनेक्ट, एंड कंजंक्शन इट हैज ट्रांसफॉर्म्ड सब्जेक्ट वर्ब द वे वी कम्युनिकेट एंड कनेक्ट, ट्रांसफॉर्म्ड व्हाट, द वे वी कम्युनिकेट एंड कनेक्ट। तो इसका पूरा ऑब्जेक्ट जो है ये लाइन है, द वे वी कम्युनिकेट एंड कनेक्ट। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन ये थर्ड वाला हो जाता है, TOQR, वेरी इजी। अच्छा, ये वाला मैंने स्टार लगा के रखा हुआ है, समझना इस वाले में। पहले हम चलते हैं सेंटेंसेस को पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा विचित्र है मेरे हिसाब से, इसमें से कोई भी सही आंसर नहीं है, देखते हैं समझते हैं, और मैं सही आंसर ही बताता हूँ मेरे हिसाब से क्या होना चाहिए। अ बिग फैंसी ड्रेस बॉल वॉज अरेंज्ड टू सेलिब्रेट देयर होम कमिंग। ठीक है, यहाँ देयर के बारे में बात कर रहे हैं। इट मस्ट हैव बीन अ टेरिबल शॉक फॉर अ गर्ल, इट मतलब कुछ सिनारियो हुआ होगा तभी वो टेरिबल शॉक हुआ होगा यंग गर्ल के लिए, तो इट यानी यहाँ भी प्रोनाउन यूज हो रहा है। और देखो ये जनरल केस में नहीं यूज हो रहा है, जैसे इट को अगर हम जनरल केस में यूज करते हैं तो हमारी लिए ओपनिंग हो सकता है, बट यहाँ पे क्या कह रहा है, इट मस्ट हैव बीन अ टेरिबल शॉक फॉर अ यंग गर्ल, तो हो सकता है बात हुई हो, देखते हैं। दे हैड बीन मैरिड अ मंथ जस्ट होम फ्रॉम देयर हनीमून,
दे हैड बीन मैरिड अ मंथ जस्ट होम फ्रॉम देयर हनीमून। दे यहाँ पे, अच्छा यहाँ भी प्रोनाउन के बारे में बात कर रहा है, ओके। जस्ट एज द गेस्ट्स वर स्टार्टिंग टू अराइव, चार्ली मान लेते हैं, चार्ली लॉक्ड हिमसेल्फ इनटू हिज बेडरूम एंड शॉट हिमसेल्फ। जैसे ही गेस्ट आने वाले थे, चार्ली ने अपने आप को लॉक कर दिया था बेडरूम में और अपने आप को शूट कर दिया। अब एसएससी ने इसका आंसर बोला है 3, ठीक है, BCAD। देखो मुझे ये नहीं पता है कि सबको मार्क्स मिलने हैं कि नहीं, मैंने आंसर की गूगल करके डाउनलोड करी, मैं उसके हिसाब से बता रहा हूँ। ये कह रहा है कि इट मस्ट हैव बीन अ टेरिबल शॉक फॉर अ यंग गर्ल, दे हैड बीन मैरिड अ मंथ जस्ट होम फ्रॉम देयर हनीमून, ठीक है। फिर अ बिग फैंसी बॉल वाज अरेंज्ड टू सेलिब्रेट देयर होम कमिंग, जस्ट एज द गेस्ट्स वर स्टार्टिंग टू अराइव, चार्ली लॉक्ड हिमसेल्फ इनटू हिज बेडरूम एंड शॉट हिमसेल्फ। मेरे हिसाब से ये थोड़ा सा मुझे अटपटा लगा, मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि मेरे हिसाब से इट जो है, ये इट मस्ट हैव बीन अ टेरिबल शॉक फॉर अ यंग गर्ल, हमें इसको थोड़ा इंट्रोडक्टरी होनी चाहिए, इसके बारे में कोई इंट्रोडक्शन होना चाहिए, इसके बारे में कहीं कुछ बात होनी चाहिए। और ये टेरिबल यंग गर्ल को क्या शॉक लगा होगा, तो वो यहाँ लिखा हुआ है, डी में लिखा हुआ है कि जैसे ही गेस्ट आने वाले थे, चार्ली ने अपने आप को बेडरूम में लॉक कर लिया और अपने आप को शूट कर दिया, गोली मार दी। तो यानी डी के बारे में बात हो रही है बी में, तो यानी कि डी के बाद आना चाहिए बी। तो अगर हम CADB पढ़ते हैं, ध्यान से पढ़ना, यहाँ क्या था BCAD, तो मैंने क्या किया, बी को आखिरी में लगा दिया। अब पढ़ो, सी से शुरू करो, दे हैड बीन मैरिड अ मंथ जस्ट होम फ्रॉम देयर हनीमून। अब यहाँ पे दे को इंट्रोड्यूस नहीं किया है, बट यहाँ पे चारों सेंटेंस में दे को इंट्रोड्यूस नहीं किया है, तो हम यहाँ पे इसको ले सकते हैं, दे हैड बीन मैरिड अ मंथ जस्ट होम फ्रॉम देयर हनीमून। फिर किया ए, अ बिग फैंसी बॉल वॉज अरेंज टू सेलिब्रेट देयर होम कमिंग, कि अभी उनके 1 महीना हुआ है और जस्ट अभी वो हनीमून से लौट के आए हैं और उनके लिए हमने अरेंज किया था एक बढ़िया सा होम कमिंग पे एक बढ़िया सा ड्रेस बॉल अरेंज किया था, मतलब एक गेट टुगेदर अरेंज किया था। जैसे ही गेस्ट आना शुरू हुए, चार्ली ने अपने आप को बेडरूम में लॉक किया, गोली मार दी। और ये सिनारियो उस यंग गर्ल के लिए बहुत बड़ा टेरिबल शॉक रहा होगा। तो मेरे हिसाब से, मेरी हम्बल नॉलेज के हिसाब से ये सही आंसर होता है, ना कि ये। बट एग्जाम में तो आपको मार्क करके आना है, तो जब आपने ये निकाल लिया मान लो इन द मोमेंट एग्जाम में, तो आप इसके अराउंड इसको मार्क कर सकते हो। क्यों? क्योंकि CAD जो है ये तो भाई दिखाई दे रहा है हमें कि ये एक सीक्वेंस में ही आएगा, ये लॉजिकल ऑर्डर फॉलो करता दिखाई दे रहा है। दिक्कत हमें बी से हो रही है, तो बी को हम पहले लगा के अगर ट्राई करें, या फिर ये सोच के चले कि CAD केवल इसी में आ ही रहा है और कहीं आ ही नहीं रहा है, तो उस तरह से हम जस्टिफाइड अटेम्प्ट इसको मार देंगे। बट मेरे हिसाब से इसमें होना चाहिए था CADB, जैसे कि सबको आंसर मिले, क्योंकि सवाल ही फर्जी है। फिर एन ओपन माइंड सीक इट विथ फॉर पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, नॉलेज इज अ पावरफुल टूल। नॉलेज क्या है? पावरफुल टूल है, किस चीज के लिए? फॉर पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सीक इट विथ एन ओपन माइंड, ROQP। आसानी से निकल के आया। कैसे आसानी से निकल के आया? क्योंकि 3 वर्ड का तो भाई ये फ्रेगमेंटेड पार्ट ही है। एन ओपन माइंड है हमारे, होता था एन ओपन माइंड फॉर पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। हाँ ठीक है, हम कर सकते थे, लेकिन जब हमने आर पढ़ा कि नॉलेज इज अ पावरफुल टूल, फिर बताया फॉर क्या बताता है? फॉर पर्पस बताता है, ठीक है, पर्पस बताता है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम बताता है। तो यहाँ तो पर्पस बता रहा है, फॉर पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो नॉलेज एक पावरफुल टूल है किस चीज के लिए? फॉर पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है। तो यानी आर और ओ में तो हमें सिंक मिल गया, तो यहाँ भी आर और ओ है, यहाँ भी आर और ओ है, यहाँ भी आर और ओ है, तो 3 जगह तो ऑलरेडी आर और ओ है, जहाँ पे आपको लिंक दिखाई दे ही रहा है ऑप्शन में भी। अब सीक इट विथ, इट व्हाट? सीक इट यानी सीक नॉलेज विथ एन ओपन माइंड। विथ व्हाट? यानी अब आपको यहाँ पे देना पड़ेगा ऑब्जेक्ट। सीक इट विथ व्हाट? विथ एन ओपन माइंड। इसीलिए आपका ROQP सही आंसर बन जाता है। कुछ ना समझ में आए, ऑप्शन के जाओ, पढ़ो, आराम से मार्क हो जाता है। अच्छा, ADCA यानी ए के चांसेस ज़्यादा दिख रहे हैं, ए पढ़ लेते हैं। मोबाइल फोन्स और स्मार्टफोन्स आर बिकमिंग पॉपुलर ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है भाई, वेरी नाइस। मोबाइल फ़ोन या स्मार्टफोन जो है वो पॉपुलर हो रहे हैं पूरे दुनिया में। फिर क्या कह रहा है? बी आएगा या सी आएगा? बी पढ़ लेते हैं। बट एट द सेम टाइम इट ऑल्सो हार्म्स अस इन मैनी वेज। वो पूरी दुनिया में पॉपुलर हो रहे हैं, बट साथ ही साथ हमें हार्म भी कर रहे हैं। ठीक है, हम इसको पकड़ लेते हैं। सी क्या कह रहा है? इट इज़ द मोस्ट वाइडली यूज्ड मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन टुडे। अब देखो, अब आता है आपकी बुद्धि, आपका कॉमन सेंस यहाँ पे काम आता है। आपने पढ़ा एक सेंटेंस, मोबाइल फोन और स्मार्टफोन जो है वो पॉपुलर होता है ऑल ओवर द वर्ल्ड, वेरी नाइस। यहाँ पे कॉन्ट्रास्टिंग स्टेटमेंट बता रहा है, यहाँ पे इसके बारे में एक फीचर बता रहा है, यहाँ कॉन्ट्रास्टिंग स्टेटमेंट बता रहा है। और यहाँ पे क्या बता रहा है कि जो उसका
ओपनिंग स्टेटमेंट या फिर जेनेरिक स्टेटमेंट था, उसके बारे में और इन्फॉर्मेशन दे रहा है। इट इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड मींस ऑफ कम्युनिकेशन टुडे, कह रहा है कि पॉपुलर हो रहा है। और ये कैसे पता हमें कि वो मोस्ट वाइडली यूज्ड मींस ऑफ कम्युनिकेशन टुडे हो गया है? तो यानी ए के बाद सी ही आएगा, उसके बाद ही हम बी को दे पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जो आइडिया यूज हुआ है और इस वाले में जो आइडिया यूज हुआ है दोनों इक्वल नहीं है, दोनों में कॉन्ट्रास्ट है, अलग है। तो हम सेम आइडिया वाले को सेम साथ रख के ही एंकर पेयर बनाएंगे। तो ए और सी हमारा एंकर पेयर हो गया, ए और सी हमारा इधर है और हमारा ए और सी इधर है। फिर डी पढ़ते हैं। टुडे इट इज वेरी अफोर्डेबल एंड अवेलेबल टू एवरीवन, बट एट द सेम टाइम इट ऑल्सो हार्म्स अस इन मेनी वेज। अब देखो, ए का टोन, सी का टोन और वैसे ही डी का टोन। Today it is very affordable and available to everyone. It is the most widely used of communication today. Today it is very affordable and available to everyone, but at the same time it also harms us many ways. अब B हम गुजार देंगे यहाँ पे, तो इसलिए A C D B एक अच्छा ऑप्शन निकल के आ जाएगा। सिर्फ और सिर्फ किस बेसिस पे कि जो B है वो एक कॉन्ट्रास्ट है और जो A C D है वो एक ही चीज के बारे में अलग अलग तरह से बता रहा है। नेक्स्ट डी सी ए भी। अरे भैया कैसे ऑप्शन दे रहे हो, एसएससी सब में अलग अलग है। कोई बात नहीं, कभी कभी एसएससी भी खिलवाड़ कर देता है। दिस पास्ट समर माई ड्रीम फाइनली केम ट्रू। दिस पास्ट समर माई ड्रीम फाइनली केम ट्रू, ठीक है, हो सकता है ओपनिंग हो। बी पढ़ते हैं। स्ट्रेंज लैंड्स, एक्साइटिंग प्लेसेस एंड न्यू कल्चर्स हैव ऑलवेज फैसिनेटेड मी, ठीक है, ये भी नॉर्मल स्टेटमेंट है। एवर सिंस आई वॉज अ लिटिल गर्ल आई ड्रीम्ड अबाउट ट्रैवलिंग ओवरसीज। अच्छा, अब समझना बात को। दिस पास्ट समर माई ड्रीम फाइनली केम ट्रू, और सी में कह रहा है एवर सिंस आई वॉज अ लिटिल गर्ल आई ड्रीम्ड अबाउट ट्रैवलिंग ओवरसीज। जब मैं छोटी बच्ची थी तब से मैं सपना देख रही थी कि मैं ओवरसीज ट्रैवल करूंगी, और इस आखिरी समर मेरा ड्रीम फाइनली फुलफिल हो गया। यानी सी पहले आएगा, ए बाद में आएगा, ठीक है। तो इसमें हो सकता है सी पहले आ रहा है, ए बाद में आ रहा है, सी पहले आ रहा है, ए बाद में आ रहा है, ये नहीं होगा और ये नहीं होगा। इतना क्लियर हुआ, ठीक है, कि सी के बाद ही ए आएगा, क्योंकि यहाँ पे ड्रीम को इंट्रोड्यूस किया और फिर ए में ड्रीम के बारे में बताया कि ड्रीम फाइनली आ गया। मैं ये नहीं कह रहा कि ये एंकरिंग पेयर है, अभी मैंने बाकी पढ़ा ही नहीं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। आई गॉट टू ट्रैवल टू इंग्लैंड, फ्रांस, स्विट्जरलैंड एंड जर्मनी। अब देखो, यहाँ ओवरसीज ट्रैवल के बारे में बात कर रही थी, यहाँ अपने ड्रीम के बारे में बात कर रही थी। बी में क्या हो रहा है? बी में भी तो वो यही कह रही है ना कि स्ट्रेंज लैंड यानी फॉरेन प्लेस, एक्साइटिंग प्लेसेस यानी कि जहाँ पे कुछ नया एक्साइटिंग हो, नए कल्चर। नया कल्चर कहाँ होगा भाई? जिस जगह रहते हो वहाँ तो नहीं होगा ना, कहीं और जाना पड़ेगा नए कल्चर के लिए। हैव ऑलवेज फैसिनेटेड, मुझे हमेशा फैसिनेशन हुआ है ऐसी जगहों से। तो सी के अपने बारे में, सी के बारे में और इन्फॉर्मेशन बी में मिलती है, तो सी बी। और डी क्या कह रहा है? आई गॉट टू ट्रैवल टू इंग्लैंड, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, जर्मनी। कह रहा है कि इस समर मेरा ड्रीम फाइनली ट्रू हुआ, और वो क्या हुआ? आई गॉट टू ट्रैवल टू इंग्लैंड, फ्रांस, स्विट्जरलैंड एंड जर्मनी। फाइनली मैं इंग्लैंड, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, जर्मनी ट्रैवल कर पाई। तो सी बी ए डी ये ऑप्शन निकल के आता है। डी पहले आता और सी बाद में, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है, बिल्कुल ही अटपटा हो जाता। तो सी के बाद ए और बी के बाद डी, बेस्ट। नेक्स्ट, स्मोकिंग इन योर यूथ स्टर्न्स द बॉडी एंड क्लाउड्स द ब्रेन। इसको पढ़ने में ऐसा क्यों लगा कि ये आंसर ही निकल आया है? ए बी सी डी पढ़ लेते हैं। ए बी सी डी। स्मोकिंग इन योर यूथ स्टर्न्स द बॉडी एंड क्लाउड्स द ब्रेन। ये तो यही आंसर निकल आया, ये तो कुछ ज़्यादा ही आसान था। कभी डाउट हो तो कोई रैंडम ऑप्शन और चेक कर लो, सी ए बी डी देख लो। सी द बॉडी एंड स्मोकिंग इन योर यूथ स्टर्न्स क्लाउड्स द ब्रेन, अटपटा हो गया ना, तो हाँ ठीक है, वही आंसर ही होगा। डी से शुरू होगा, क्लाउड्स द ब्रेन, व्हाट क्लाउड्स द ब्रेन। फिर डी से शुरू, व्हाट क्लाउड्स द ब्रेन, कोई है ही नहीं, कुछ तो होगा ना, कुछ तो क्लाउड करेगा दिमाग को, कुछ तो ब्रेन फॉग देगा। तो स्मोकिंग इन योर यूथ टर्न्स द बॉडी एंड क्लाउड्स द ब्रेन, वेरी इजी। सी डी बी ए, ओके, ए से एंड होने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। When we connect this design with a wire, electricity flows. These metal strips were put in sulfuric acid solution. This design, this के बारे में, these metal strip, he made two different strips of metal. He, Alessandro Volta discovered electric battery. तो D से शुरू होता दिखाई दे रहा है कि Alessandro Volta के बारे में बात हो रही है। He से शुरू करोगे नहीं, these से शुरू करोगे नहीं, this design से शुरू करोगे नहीं, तो ये तो एक ही है।
तो हम लोग काम करेंगे, हम DCBA सीक्वेंस से पढ़ लेते हैं। अलेजांड्रो डी वोल्टा डिस्कवर्ड इलेक्ट्रिक बैटरी, ही मेड 2 स्ट्रिप्स ऑफ डिफरेंट मेटल्स, अलग अलग मेटल की 2 पट्टियां बनाई उसने। दीज मेटल स्ट्रिप्स, देखो मेटल स्ट्रिप के बारे में यहाँ बात करी डायरेक्टली, इसके बाद बी में बात कर दी कि इन्हीं मेटल स्ट्रिप को क्या करता था वो, सल्फ्यूरिक एसिड में डुबा दे, और जब इस डिजाइन को वायर से कनेक्ट करोगे तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने लगेगी। परफेक्ट, हमारा ये ऑप्शन सही हो जाता है। या तो डी से शुरू होगा या तो ए से शुरू होगा, ऑप्शन देख के दिखाई दिया, DDAA। ड्यूरिंग द प्रीवियस, और ए क्या कह रहा है, द अपर पार्ट ऑफ द रिवर। पढ़ लेते हैं, डी के बाद बी आएगा या सी आएगा। ड्यूरिंग द प्रीवियस कंटिन्यूअस रेन, ड्यूरिंग द प्रीवियस वीक देयर हैड बीन। तो देखो अगर ये पढ़ो डी के बाद सी, ड्यूरिंग द प्रीवियस वीक देयर हैड बीन, अब फिर बी पढ़ो, देयर हैड बीन कंटिन्यूअस रेन, फिर ए पढ़ो ऑन द अपर पार्ट ऑफ द रिवर। तो ये सेंस बनाता दिखाई दे रहा है कि ड्यूरिंग द प्रीवियस वीक देयर हैड बीन कंटिन्यूअस रेन ऑन अपर पार्ट ऑफ द रिवर। ए से शुरू होगा अगर तो ट्राई करें, ADCB, द अपर पार्ट ऑफ द रिवर ड्यूरिंग द प्रीवियस वीक देयर हैड बीन कंटिन्यूअस रेन ऑन। अच्छा ऑन भी तो है, प्रपोजिशन लगा हुआ है यहाँ पे, प्रपोजिशन कोई बात तुम्हारा क्या आएगा, ऑब्जेक्ट तो आएगा ही ना। तो ऑब्जेक्ट क्या क्या है, नाउन, नाउन में तुम्हारा अपर पार्ट है, नाउन में तुम्हारा वीक है, 2 चीज़ है। कंटिन्यूअस रेन ऑन वीक, तो ये हो नहीं सकता, बी के बाद सी आएगा नहीं, तो यानी बी के बाद ए ही आएगा। बी के बाद ए यहाँ पे है, बी के बाद ए यहाँ पे है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। ये वाला हमने सेंस बैठाया कि बैठ नहीं रहा है, तो यही वाला बच भी रहा है, तो ठीक है, कंफर्म कर लिया हमने, टाइम था तो। इन नवंबर लक्ष्मण फेल विथ फीवर सीरियसली इल एंड निमोनिया, 4 है हमारे पास। तो कह रहा इन नवंबर लक्ष्मण फेल सीरियसली इल विथ फीवर एंड निमोनिया। जब 2 वर्ड का है तो उतना टेंशन नहीं, तो इसमें जो भी आपका ऑप्शन मार्क हो रहा हो देख लो, PRQS सेकेंड ऑप्शन है, छोटा सा है, अलग अलग बैठा के देख सकते हो। ROPP, तो P से पढ़ते हैं, देयर आर सेवरल रीजन, P के बाद Q आ रहा है तो Q पढ़ लेते हैं। वाई इवन पेरेंट्स वुड, देयर आर सेवरल रीजन वाई इवन पेरेंट्स वुड, O और R, O ऑल्सो बेनिफिट फ्रॉम नोइंग, या फिर मोर अबाउट हाउ एंड वाई। अच्छा, देयर आर सेवरल रीजन्स वाई इवन पेरेंट्स वुड ऑल्सो बेनिफिट फ्रॉम नोइंग, ठीक है, देखो बैठ रहा है, देयर आर सेवरल रीजन, बहुत सारे रीजन्स हैं, वाई इवन पेरेंट्स वुड ऑल्सो बेनिफिट फ्रॉम नोइंग, नोइंग व्हाट, क्या क्या हुआ, PQO आर एस देते हैं, नोइंग मोर अबाउट हाउ एंड वाई चिल्ड्रन डू द थिंग्स दैट दे डू। अब समझने की कोशिश करते, देखो ये ऑप्शन समझ में आ रहा है, पढ़ते पढ़ते P से पढ़ना शुरू किया, फिर देखा P के बाद Q आ रहा है, P के बाद Q आ रहा है, तो यानी P और Q तो हमें एक स्ट्रॉन्ग लिंक दिखाई दे ही रहा है कि भाई P के बाद Q आना ही है। यहाँ भी देखो P के बाद Q आया हुआ है, तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग चांसेस है P के बाद Q आने के, और हमें ऐसा समझ भी आ रहा है कि देयर आर सेवरल रीजंस व्हाई इवन पेरेंट्स वुड पेरेंट्स वुड ऑल्सो बेनिफिट फ्रॉम नोइंग, पेरेंट भी फायदा में रहेंगे अगर उनको पता होगा, क्या पता होगा, मोर अबाउट हाउ एंड वाई, पेरेंट जानेंगे, ज़्यादा जानेंगे हाउ के बारे में, वाई के बारे में, कि चिल्ड्रन जो हैं, बच्चे जो हैं, वो जो चीज़ें करते हैं वो क्यों करते हैं। वेरी सिंपल, पढ़ो और समझो और सॉल्व करो। ये बड़ा विचित्र सवाल है, इसमें केवल 3 ही हैं, और इसमें एक नोट भी दिया हुआ है कि दिस इज एन एडवर्टाइजमेंट ऑफ एन आइसक्रीम ब्रांड, ये है एक एडवर्टाइजमेंट आइसक्रीम ब्रांड के लिए, और 3 सेंटेंस उसको अरेंज करना है। ये नोट क्यों दिया है मैं अभी समझ नहीं पाया हूँ, आपको कुछ आइडिया हो क्यों दिया गया है, क्यों ऐसा, क्या इन्होंने तो उसको तोप मार लिया है लिख के, नहीं समझ पाया हूँ मैं। वैसे भी इसको सॉल्व वैसे ही करता बिना इस लाइन के, तो ठीक है कर लेते हैं। दैट इज वाई सिल्की इज डिलीशियसली डिफरेंट एंड एक्सेप्शनली वर्सेटाइल, ठीक है, दैट इज वाई एक थोड़ा कंक्लूडिंग से स्टेटमेंट से फील होता है। ब्यूटिफुली फर्म नाइस सिल्की रादर दैन थिन एंड वाटरी, इट स्टेज इन शेप, अब इट स्टेज इन शेप एंड स्टैंड्स ऑन टॉप ऑफ फ्रूट और पेस्ट्री विदाउट सोकिंग इन। अब इट के बारे में इंट्रोडक्शन नहीं है। सी पढ़ते हैं, सिल्की थिक डबल आइसक्रीम हैज अ यूनिक फ्रेश टेस्ट एंड टेक्सचर, सिल्की जो है थिक डबल आइसक्रीम जो है एक यूनिक फ्रेश टेस्ट लेके आती है, टेक्सचर लेके आती है। तो सी है जहाँ पे इंट्रोडक्शन मिल रहा है सिल्की के बारे में,
तो सी ऑप्शन यहीं पे है, थर्ड वाला। सी के बाद बी को पढ़ लो, ब्यूटीफुली फर्म, नाइस, सिल्की, rather than thin and watery, it stays in shape and stands on top of fruit or pastries without soaking in. बिना एब्जॉर्ब करे वो फ्रूट और पेस्ट्री के ऊपर आराम से सेटल हो जाती है आइसक्रीम जो है। दैट इज वाई सिल्की इज डिलीशियसली डिफरेंट एंड एक्सेप्शनली वर्सेटाइल, नेचुरल, थिक एंड ड्यूरेबल आइसक्रीम। इस वजह से है, वो वजह क्या है जो बी में लिखा हुआ है। तो बी को बारे में कंक्लूड करते हुए ए है, सी इंट्रोडक्शन है, ए कंक्लूजन है, बी एक उसका फीचर है, तो सी बी ए। बहुत ही रैंडम से सवाल हो सकता है आपको कंफ्यूज करने के लिए एग्जाम में लिख दिया गया हो कि भाई ये क्यों लिख दिया, कुछ नया है कुछ नया नहीं है। अल्टीमेटली आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन में आपको सही पकड़ना है, तो इधर उधर की इन्फॉर्मेशन देखने का कोई टेंशन ज़्यादा लेना ही नहीं है। BADC, ठीक है। इट वॉज एज सिंपल एज अनाउंसिंग वॉट यू हैव इन योर स्टोर और द सर्विसेज यू ऑफर इन योर प्रेमाइसेस। अब इट के बारे में कुछ बात हो रही होगी, देख लेते हैं। Over the years, advertising has evolved into a major industry that goes beyond informing to persuading and influencing. Over the years, time के साथ एडवर्टाइजिंग इवॉल्व हो गई, मेजर इंडस्ट्री बन गई, जो कि इन्फॉर्मिंग और परसुएडिंग के अलावा बियॉन्ड इन्फॉर्मिंग के मतलब इन्फॉर्म करने के आगे चली गई, जो कि हो गया परसुएडिंग और इन्फ्लुएंसिंग। ठीक है। एडवर्टाइजिंग वॉज इनिशियली मेंट टू मेक पीपल अवेयर ऑफ गुड्स अवेलेबल इन द मार्केट। एडवर्टाइजिंग जो है इनिशियली यानी शुरुआती दिनों में क्या काम था उसका, बस अवेयरनेस फैलाना था कि देखो भाई ये सामान भी मार्केट में मिलता है। अब ये ओवर द ईयर्स वाली लाइन जो है इतना समझ में आ गया कि बी के बाद सी के बाद ही आएगी, क्योंकि सी जो है बता रहा है कि इनिशियल डेज के बारे में और बी जो बता रहा है ओवर द ईयर। तो कौन कौन से ऑप्शन है जहाँ पे बी बाद में आ रहा है सी के? इसमें नहीं आ रहा, इसमें नहीं आ रहा, इसमें भी नहीं आ रहा, केवल इसी में आ रहा है। अच्छा चलो देख लेते हैं फिर ही पढ़ के। सी से शुरू करते हैं। एडवर्टाइजिंग वॉज इनिशियली मेंट टू मेक पीपल अवेयर ऑफ द गुड्स अवेलेबल इन द मार्केट। सी के बाद ए गए। इट वॉज एज सिंपल एज अनाउंसिंग व्हाट यू हैव इन योर स्टोर और द सर्विसेज यू ऑफर इन योर प्रीमाइसेस। एडवर्टाइजिंग इतनी सिंपल थी। इट क्या हो गया? एडवर्टाइजिंग इतनी सिंपल थी कि आपने बस अनाउंस कर दिया कि देखो भाई हमारी दुकान में ये सामान या फिर ये सर्विसेज मिल जाती हैं। तो सी के बाद ए आ गया। फिर बी क्या कह रहा है कि हालांकि समय के साथ क्या हुआ, एडवर्टाइजिंग इवॉल्व हो गया, एक इंडस्ट्री बन गई एडवर्टाइजिंग, जो इन्फॉर्म करने की जगह अब आपको परसुएड करती है या फिर इन्फ्लुएंस करती है। डी क्या कह रहा है? इट इज अ फॉर्म ऑफ ब्रेन वॉशिंग कंज्यूमर्स। अब देखो बी के बारे में ही डी कह रहा है, यहाँ परसुएड इन्फ्लुएंस करने की जगह परसुएड इन्फ्लुएंस करने के साथ क्या कह रहा है कि ये ब्रेन वॉश करने का तरीका हो गया कंज्यूमर को। तो ये वाला अपना क्लियर हो गया। देखो कैसे एक लिंक हमने निकाल लिया। देखो एसएससी हमें लग रहा है कि ऑप्शन बहुत बेहतरीन नहीं बना रहा है। अगर आप समझदारी से ऑप्शन देखते हुए सॉल्व करोगे तो मेरे ख्याल से कम टाइम में ज़्यादा अच्छे से सॉल्व। यहाँ क्या कह रहा है? यहाँ देखो ए, तो यानी सेंटेंस हमारा जो है वो ए से ही शुरू होना है, इतना हमारा क्लियर हो गया। ठीक है, यानी कि हमें ए को अरेंज करना ही नहीं है। दूसरी चीज़ क्या है हमारे पास करने के लिए? ई डी डी ई, यानी कि या तो ई होगा या डी होगा हमारे ए के बाद, यानी ए ई होगा या ए और डी होगा। तो फॉल्स न्यूज़ वेबसाइट्स मेक अ लॉट ऑफ मनी। ठीक है। दूसरा क्या कह रहा है? फॉल्स न्यूज़ वेबसाइट्स एंड सोशल नेटवर्किंग साइट्स। ठीक है, तो दोनों ही थोड़ा सा सेंस बनाता दिखाई दे रहा है। तो हम काम करते हैं, बाकी भी पढ़ लेते हैं। स्प्रेडिंग प्रोपोगंडा अबाउट पॉलिटिक्स थ्राइव बिकॉज द एडवर्टाइजमेंट्स एंड पॉलिटिशियंस एंड। ठीक है, तो इसमें अगर हम ध्यान से देखो कि फॉल्स न्यूज़ वेबसाइट्स एंड सोशल नेटवर्किंग साइट्स थ्राइव because the advertisements and politicians spreading propaganda about politics make a lot of money। देखो अब ऐसे समझने की कोशिश करना है इसको। ये वाला ऑप्शन फिलहाल तो मेरे हिसाब से सही हो गया है, ए डी सी बी ई। क्या हुआ यहाँ पे? यहाँ फॉल्स न्यूज़ वेबसाइट्स एक सब्जेक्ट है, फिर एंड कंजंक्शन लगा, ये एक सब्जेक्ट है। तो फॉल्स न्यूज़ वेबसाइट्स एंड सोशल नेटवर्किंग साइट्स क्या हो रही हैं? ये थ्राइव कर रही हैं। ये हमारा वर्ब हो गया थ्राइव। Because the advertisements and politicians, because the advertisements and politicians। अब इसके बारे में कोई कुछ तो बता रहा होगा। अब एक चीज़ ये है कि make a lot of money, या फिर ये जो कि आप कह सकते हो because the advertisement and politicians make a lot of money, इसलिए थ्राइव कर रहा है। दूसरा क्या कह रहा है? because the advertisement and politicians spreading propaganda about politics make a lot of money। तो एक्चुअली बात तो इसके बाद ये कह ही रहा है, लेकिन ये जो स्प्रेडिंग प्रोपेगेंडा अबाउट पॉलिटिक्स है वो किसके बारे में कह रहा है? वो एडवर्टाइजमेंट एंड पॉलिटिशियंस के बारे में। एक एडजेक्टिव क्लॉज है बीच में, तो ये बीच में आप घुसा दो अगर, तो आपका ये ए डी सी बी परफेक्टली हो जाता है।
अगर हम बी को ना घुसाएं इस बीच में, मान लो ए डी सी ई जैसे मेक सेंस कर रहा था बड़ा आराम से, तो बी को आखिरी में अगर ले जाओगे तो तब सेंटेंस कोई मतलब उसमें वो नहीं आएगा, सेंस नहीं बनेगा। प्लस ऑप्शन में भी ए डी सी बी तो आपके पास केवल एक ही जगह है, अगर ई है तो यहाँ बीच में आ रहा है ई इस वाले ऑप्शन में ए डी के बाद, तो ये भी सेंस नहीं बैठा रहा है, इसलिए हम सेकेंड वाले ऑप्शन को यहाँ लेके चलेंगे। तो ये वाला क्वेश्चन फ्रैगमेंटेड पार्ट वाले में ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता था कि आपको इस क्वेश्चन में मार्क फॉर रिव्यू का यूज करना पड़ जाए अगर जल्दी जल्दी सॉल्व कर रहे हो, हड़बड़ी है मन में, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप एक बार पढ़ लो क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है, मार्क फॉर रिव्यू कर दो और आगे बढ़ जाओ। वापस आना, तो आपके सब कॉन्शियस में सवाल जा चुका है और आप हो सकता है जब बाद में आओ तो और आसानी से सॉल्व कर ले जाओ। नेक्स्ट क्या कह रहा है, ड्रीम्स प्रोवाइड एन एस्केप वेयर रियलिटी इज सस्पेंडेड इनटू अ वर्ल्ड ऑफ एंडलेस पॉसिबिलिटीज। OPQR, अगर हम ये करें ड्रीम्स प्रोवाइड एन एस्केप, पी से शुरू करके देखते हैं, एक जेनेरिक स्टेटमेंट है ना, ड्रीम्स प्रोवाइड सब्जेक्ट वर्ब, प्रोवाइड व्हाट, एन एस्केप सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। ड्रीम जो है प्रोवाइड करते हैं एक एस्केप, तो पी के बाद क्या आ रहा है आर, इनटू अ वर्ल्ड, ये हो गया प्रपोजिशन और तुम्हारा ऑब्जेक्ट, इनटू अ वर्ल्ड। फिर ओ आया, वेयर रियलिटी इज सस्पेंडेड ऑफ एंडलेस पॉसिबिलिटीज, तो ये मुझे ठीक लग रहा है ना, ठीक लग रहा है ना। और कोई सेंटेंस ओपनिंग करने के लिए ओ सेंटेंस ओपन करें, ऑफ एंडलेस पॉसिबिलिटीज, तो थोड़ा सा अजीब सा है, नहीं समझ में आ रहा है। ओ के बाद पी कह रहा है ड्रीम्स प्रोवाइड ऑफ एंडलेस पॉसिबिलिटीज, ड्रीम्स प्रोवाइड एन एस्केप, ये भी थोड़ा अजीब सा है। फिर क्यू के बाद ओ, वेयर रियलिटी इज सस्पेंडेड ऑफ एंडलेस पॉसिबिलिटीज, ये देखो यहाँ पे एक अलग एस्पेक्ट दिखा रहा है, यहाँ डायरेक्ट सेंटेंस बनने के बजाय कुछ और दिख रहा है। RPOQ, इनटू अ वर्ल्ड ड्रीम्स प्रोवाइड एन एस्केप, देखो ये भी रैंडम हो गया, कोई सेंस नहीं बना रहा है। तो यहाँ जब सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट मिल रहा है आपको, तो इसको यूज करते हुए अगर आगे बढ़ोगे तो ज़्यादा सेंस बनेगा और अल्टीमेटली यहाँ पे तो मीनिंग निकाल के ही आपको यहाँ पे सेंटेंस बनाना है। तो सेकेंड ऑप्शन आपका सही रहता है। सो आई एम नॉट वेरी श्योर आई हैव अ ड्राइविंग लाइसेंस ऑफ माई सेल्फ रीचिंग होम सेफली बट नो रियल ड्राइविंग एक्सपीरियंस। अच्छा, वेरी इजी। अच्छा, शुरू भी यहाँ बी से ही होने का दिखाई दे रहा है। आई हैव अ ड्राइविंग लाइसेंस, BCBD, डी के पास जाते हैं। आई हैव अ ड्राइविंग लाइसेंस बट नो रियल ड्राइविंग एक्सपीरियंस, मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस तो है पर कोई रियल ड्राइविंग एक्सपीरियंस नहीं है, BD हो गया। सो आई एम नॉट वेरी श्योर ऑफ माई सेल्फ रीचिंग होम सेफली, सो आई एम नॉट वेरी श्योर ऑफ माई सेल्फ रीचिंग होम वेरी सेफली, दिस वॉज एन ईजी पीजी क्वेश्चन। नेक्स्ट, new facts and advanced but my opinion is he has discovered unchanged new arguments, DCBE, ठीक है। बट कब यूज होता है, बट यूज होता है कॉन्ट्रास्ट बताने के लिए, तो मुझे ओपनिंग दिखाई नहीं देता। ही हैज डिस्कवर्ड से हो सकता है, तो हम सी वाला ऑप्शन को पढ़ के देख लेंगे। ही हैज डिस्कवर्ड व्हाट, ही हैज डिस्कवर्ड न्यू फैक्ट्स एंड एडवांस्ड, CAE, एंड एडवांस्ड न्यू आर्गुमेंट्स, ठीक है। He has discovered subject verb, he has discovered what, new facts, object and advanced new arguments, तो ये भी object, ठीक है। अब contrast, but my opinion is unchanged, but फिर भी मेरा opinion जो है वो बदला नहीं है, तो B और D बैठ गया और CA और E बैठ गया, तो CAEBD, गुड, नॉट अ वेरी डिफिकल्ट वन। आपने सब्जेक्ट आइडेंटिफाई किया, आपने वर्ब आइडेंटिफाई किया और देखा कि जहां जहां पे नाउन है उसको ऑब्जेक्ट पकड़ के मान के आपने सॉल्व कर दिया। अच्छा, ये नए तरह का है, बड़ा बढ़िया है, इसमें सिंपल बेसिक कॉम्प्रिहेंशन स्किल चाहिए, बहुत बुद्धि लगाने वाला सवाल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको सीक्वेंस दिया हुआ है लिख के पूरा। चाहते तो वो इसको अलग अलग पार्ट में लिख देते, यहाँ पे PQRS करके PQRS कराते रहते आपसे, यहाँ पूरा सेंटेंस ही लिख दिया है एक बार में। तो आप पढ़ो, उसकी मीनिंग निकालो और समझने की कोशिश करो। ये तो वैसा है कि आप पढ़ते पढ़ते यहाँ तक आओगे तो अपने आप आपको क्लैरिटी आ जाएगी। समझ लो कि PQRS फॉर्म होता अगर, तो उससे ये आसान है, PQRS फॉर्म में देते ज़्यादा कठिन होता। दो शीला लव्स वॉचिंग हॉरर मूवीज, हालांकि शीला को हॉरर मूवी देखना पसंद है, डैश 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 डैश, शी रेंटेड अनदर रोमांटिक टुडे, उसने एक और रोमांटिक मूवी आज रेंट कर लिया। हालांकि शीला को हॉरर मूवी देखना पसंद है, शी प्लान्ड टू ट्राई समथिंग डिफरेंट yesterday, so she rented the latest romantic and to her surprise she enjoyed it very much, so much so that she rented another romantic today। इससे आसान तो हमें लगता ही नहीं कि कुछ आपके साथ होगा, ठीक है।
अब आप समझना क्यों ये आसान था, इससे ज़्यादा आसान कुछ नहीं है। डायरेक्टली यहाँ पे सेंस बन के आ रहा है। अब आप यहाँ पे कोई भी और पढ़ लेना तो यहाँ सेंस नहीं बनेगा। यहाँ सेंस क्या बनाना चाह रहा था, कह रहा था कि शीला को हॉरर मूवीज़ देखना पसंद है, पर उसने कोशिश किया, उसने ट्राई किया, उसने प्लान किया कि कुछ डिफरेंट ट्राई करते हैं। डिफरेंट ट्राई करने के लिए उसने रोमांटिक मूवी एक रेंट कर ली और उसको अच्छा लग गया, एंजॉय कर लिया। तो उसने क्या किया, उसने इतना एंजॉय कर लिया कि उसने एक और रोमांटिक मूवी रेंट पे ले ली, खत्म, सिंपल। यहाँ क्या बात हो रही है और देख लेते हैं। डी बी डी डी, यानी डी से शुरू होता हमें दिखाई दे रहा है। फिर डी ए डी बी, यानी डी ए हमें ज़्यादा स्ट्रांग दिखाई दे रहा है, तो डी के बाद ए पढ़ लेते हैं। हाउस पैरोज कैन बी फाउंड इन मोस्ट प्लेसेस विद एंड विदाउट हाउसेज। ठीक है, हाउस पैरो जो होती है उसको कई जगह ढूंढ सकते हैं, चाहे वहाँ घर बने हो चाहे ना बने हो, या कोई स्ट्रक्चर बना हो या फिर ना बना हो। ये क्या कह रहा है, हाउएवर देयर पॉपुलेशन इज डिक्लाइनिंग नाउअडेज ड्यू टू नॉइज पोल्यूशन। अच्छा ठीक है, डी बी पढ़ लेते हैं। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन बर्ड्स अलॉन्ग विद द अदर टू स्पीशीज, यूरोपियन स्टारलिंग एंड द रॉक पिजन। अब डी ए जो स्ट्रॉन्ग कंटेंडर था पहले ऑप्शन के बेसिस पे, अब मुझे नहीं दिख रहा है क्योंकि मुझे डी बी एक बेटर लिंक दिखाई दे रहा है यहाँ पे। यहाँ क्या हुआ है, कह रहा है हाउस पैरो, बता रहा है उसके बारे में कि कई जगह मिल सकती है, और फिर कह रहा है कि वो काफ़ी कॉमन है, जो कि यहाँ भी बात हो रही थी कि कई प्लेसेस में है और वो काफ़ी कॉमन है। और दो स्पीशीज और भी हैं जो काफ़ी कॉमन है, यूरोपियन स्टारलिंग और रॉक पिजन। तो डी बी एक स्ट्रॉन्ग लिंक दिखाई दे रहा है। तो डी बी इनफैक्ट केवल फोर्थ वाले में है, तो मैं मान लेता हूँ फिलहाल के लिए कि फोर्थ वाला हमारा एक स्ट्रॉन्ग ऑप्शन है। तो डी बी सी पढ़ते हैं। देयर कॉन्स्टेंट प्रेजेंस आउटसाइडर होम्स मेक इट ईजी टू ओवरलुक देम। जो रेगुलर प्रेजेंट है हमारे घर के बाहर, हम उनको अक्सर ओवरलुक कर देते हैं, नहीं ध्यान देते हैं कि वो हैं कि नहीं है। फिर ए, हाउएवर देयर पॉपुलेशन इज डिक्लाइनिंग नाउअडेज ड्यू टू नॉइज पोल्यूशन। तो डी बी सी जो है, जो कि बहुत बेहतरीन खाने की चीज़ भी है ठीक है, और ए जो है, ये दोनों एक अलग टोन बता रहे हैं। ये बता रहे हैं कि कितने पॉपुलर है हाउस पैरोज, और ए जो बता रहा है कि अब इसकी पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है नॉइज पोल्यूशन की वजह से। तो ड्यू टू डिफरेंस इन टोन लॉजिकल फ्लो चेंज हो जाता है। तो डी बी सी ए हमारा एक अच्छा ऑप्शन निकल के आता है और हम इसको मार्क करके आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट, ऑल द प्लांट्स एंड, अच्छा डी 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 सी, तो डी से ज़्यादा चांसेस हैं। इन द बुक ऑफ हिंदू माइथोलॉजी, इन द बुक ऑफ हिंदू माइथोलॉजी, all the plants and animals of today, it is written that Brahma is the god of creation। ठीक है, it is written that Brahma is the god of creation। कहाँ it is written? ठीक है, अगर हम D से शुरू करें तो in the book of Hindu mythology it is written, क्या लिखा है, that Brahma is the god of creation। तो D के बाद B एक अच्छा सा बनते हुए आ रहा है कि हिंदू बुक है माइथोलॉजी की, उसमें लिखा है कि ब्रह्मा जी जो हैं वो क्रिएशन के गॉड हैं। एंड इट इज़ ही हु हैज़ मेड ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑफ टुडे। तो सी आया, फिर ए आया, फिर डी बी सी एक अच्छा ऑप्शन दिखाई देता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। 37 का 2 मान लें, और सी से शुरू करें तो एंड आ गया, तो सी से शुरू हो नहीं रहा है क्योंकि कंजंक्शन शुरू नहीं होता है अक्सर हमारे। डी के बाद है इन द बुक ऑफ हिंदू माइथोलॉजी ऑल द प्लांट्स एंड एलिमेंट्स ऑफ टुडे। हिंदू माइथोलॉजी में आज के जो सारे प्लांट और एनिमल हैं, अच्छा डी ए, एंड इट इज़ ही हु हैज़ मेड, अच्छा ही जो है कैपिटल एच से भी लिखा है, इट इज़ अबाउट गॉड, भगवान के बारे में बात हो रही तभी कैपिटल एच है, और प्रोनाउन भी है। तो यानी कि जहाँ ब्रह्मा जी के बारे में बात हो रही है उसके बाद ही आएगा, तो यानी बी के बाद ही सी आएगा। तो ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, तो वैसे भी ये हट गया। अगर केवल बी और सी को देखो तो भी आपने निकाल लिया कि केवल बी और सी यहीं पे लिंक बन रहा है, यहाँ पे बी के बाद सी आ रहा है। तो इस तरह से भी सेकंड ऑप्शन एक अच्छा ऑप्शन निकल के आता है। अलॉट माई डेली रूटीन आई हैव मिस्ड सिंस माई रिटायरमेंट एट द वर्क प्लेस। आई हैव मिस्ड माई डेली रूटीन एट द वर्क प्लेस अलॉट सिंस माई रिटायरमेंट। तो ये एक मैंने मन में सोचा कि हो सकता है, तो सी से शुरू करके देखते हैं कि मैंने मिस किया है। आई हैव मिस, सब्जेक्ट और वर्ब मिल गया आपको, आई हैव मिस्ड सब्जेक्ट और वर्ब, आई हैव मिस्ड व्हाट, आई हैव मिस्ड माय डेली रूटीन। तो सी के बाद बी दे दिया हमने, देखो जहाँ पे यहाँ दिखाई दे रहा है ना, सी के बाद बी दे दिया, आई हैव मिस्ड माय डेली रूटीन एट द वर्क प्लेस। ठीक है, कहाँ पे, एट द वर्क प्लेस, प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट, फिर अ लॉट, मैंने मिस किया है, काफ़ी मिस किया है, फिर डी सिंस माई रिटायरमेंट, अपने रिटायरमेंट के समय से। तो ये भी हमारा ठीक आ रहा है, तो सी बी ई ए डी हमें एक अच्छा ऑप्शन दिखाई देता है। ठीक है, और बी से शुरू माई डेली रूटीन,
अलॉट, माई डेली रूटीन अलॉट, बी ए नहीं बनेगा। माई डेली रूटीन एट द वर्क प्लेस बन रहा है अलॉट, माई डेली रूटीन एट द वर्क प्लेस अलॉट। अलॉट क्या है? अलॉट क्या है? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। तो ये वर्ब के अगल बगल ही कहीं यूज होगा, तो कुछ मिस करने की बात हो जाए तो मिस नहीं करोगे तो फिर अलॉट कैसे आएगा? यानी सी के बाद ही ए आएगा, तो ये क्लियर है, सी के बाद ए आएगा, तो यहाँ पहले आ गया, यहाँ पहले आ गया, यहाँ पहले आ गया, तो इस वजह इस तरह से भी हटा सकते हो इन तीनों ऑप्शन को, एक तरीका ये भी है, ठीक है। आपने आइडेंटिफाई यहाँ पे किया एडवर्ब को, ये एडवर्ब है काफ़ी ज़्यादा, जिसका मतलब है, और आपने देखा कि वर्ब है एक ही, और जब वर्ब एक ही है तो उसके बाद या उसके अगल बगल ही आएगा ना, पहले वर्ब के बारे में बात तो हो। नेक्स्ट क्या कह रहा है? क्यू पी आर ओ पी आर, क्यू पी आर है, ठीक है, ये ऑप्शन है, आर ज़्यादा अच्छा है। पर्सपेक्टिव्स फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड, आर के बाद बी, पार के बाद ओ। बाय फॉस्टरिंग अंडरस्टैंडिंग एंड एम्पैथी, वियर्ड लग रहा है सुनने में ही। पर्सपेक्टिव फ्रॉम अराउंड दी वर्ल्ड, सोसाइटी बेनिफिट्स फ्रॉम डाइवर्सिटी, ये भी अजीब लग रहा है, तो आर से मुझे लग रहा है कि शुरू नहीं होगा, ठीक है। सब्जेक्ट वर्ब ढूंढ के कोशिश करते हैं। सोसाइटी बेनिफिट्स, सोसाइटी सब्जेक्ट, बेनिफिट्स वर्ब, सोसाइटी बेनिफिट्स किस चीज से? फ्रॉम डाइवर्सिटी, तो पी के बाद सोसाइटी बेनिफिट्स फ्रॉम डाइवर्सिटी, ये एक नॉर्मल स्टेटमेंट हो गया, ठीक है। सोसाइटी बेनिफिट्स फ्रॉम डाइवर्सिटी बाय फॉस्टरिंग अंडरस्टैंडिंग एंड एम्पैथी, किस तरह से? बाय फॉस्टरिंग अंडरस्टैंडिंग एंड एम्पैथी, तो ये आपका प्रपोजिशन और ऑब्जेक्ट हो गया। बाय फॉस्टरिंग, फॉस्टरिंग व्हाट? अंडरस्टैंडिंग एंड एम्पैथी। ऑब्जेक्ट में जब आप जेरेंड यूज कर लेते हो, जेरेंडी यूज करोगे ना नाउन, वर्ब के नाउन वाले फॉर्म को, तो जो ऑब्जेक्ट की तरह जब आप यूज़ किया आपने वर्ब को, आईएनजी फॉर्म यूज़ किया, जेरेंड यूज़ किया, तो वो सेमी ट्रांजिटिव होता है, वो अपना ऑब्जेक्ट भी ला सकता है, ग्रामर में पढ़ा होगा ना आपने। तो ये जो अंडरस्टैंडिंग एंड एम्पैथी है, ये फॉस्टरिंग का ऑब्जेक्ट है। बाय फॉस्टरिंग, फॉस्टरिंग व्हाट? फॉस्टरिंग अंडरस्टैंडिंग एंड फॉस्टरिंग एम्पैथी। तो सोसाइटी बेनिफिट कर रही है किस चीज़ से? डाइवर्सिटी से। किस तरह से? बाय फॉस्टरिंग अंडरस्टैंडिंग एंड एम्पैथी। तो पी और ओ मुझे ठीक लग रहा है फिलहाल के लिए। क्यों पढ़ लेते हैं? enriching cultures and perspectives from around the world, ठीक है, ये भी मुझे समझ में आ रहा है। सोसाइटी बेनिफिट्स फ्रॉम डाइवर्सिटी बाय फॉस्टरिंग अंडरस्टैंडिंग एंड एम्पैथी, एनरिचिंग कल्चर्स एंड पर्सपेक्टिव्स फ्रॉम अराउंड दी वर्ल्ड। देखो सारा चैलेंज यहाँ पे आ जाता है क्योंकि यहाँ कॉमा वामा कुछ लगा नहीं होता है इन सब में, ठीक है। यहाँ ये कहना चाह रहा है सोसाइटी जो है बेनिफिट कर रही है डाइवर्सिटी से, किस तरीके से? अंडरस्टैंडिंग और एम्पैथी को फॉस्टर करने से, जिसकी वजह से कल्चर एनरिच हो रहे हैं और पर्सपेक्टिव जो है अराउंड द वर्ल्ड बढ़िया से काम कर रहे हैं। तो पी ओ क्यू आर मेरे हिसाब से यहाँ पे सही हो जाता है। और कोई ऑप्शन अगर ट्राई करने जाओगे आप तो क्यू पी आर ओ, आर पी ओ क्यू, पर्सपेक्टिव फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड, तो नहीं जाएगा, तो और कोई जाएगा ही नहीं। अगर आप देखोगे ना तो आपके पास यही ऑप्शन निकल के आ ही रहा है, पी ओ क्यू आर, और कोई निकल के आपका सेंस बनाएगा ही नहीं। थोड़ा सा अजीब सेंटेंस है, बहुत सारे लिंक्स ढूंढने में डिफिकल्टी होगी, बट अगर इत्मीनान से पढ़ोगे तो इसको सॉल्व कर ले जाओगे। इसको भी मैं मार्क फॉर रिव्यू की कैटेगरी में डाल सकता हूँ अगर मैं एग्जाम में कर रहा हूँ और मैं थक चुका हूँ। These are responsible for the major fuel across the world. These आ गया। The country has 100 major oil and gas fields. The country के बारे में बात हो गई। The country, the है यानी कोई country के बारे में बात होगी। The economy of Saudi Arabia is based on petroleum. C से शुरू कर सकते हैं। The chief oil field is Ghawar field having an estimated 70 billion reserve resource. तो अगर C से शुरू करना है हमें, क्योंकि यहाँ सऊदी अरेबिया के बारे में बात हो रही है, इकोनॉमी ऑफ सऊदी अरेबिया, फिर यहाँ फिर द कंट्री के बारे में बात हो रही है, फिर यहाँ ऑयल फील्ड के बारे में बात हो रही है, और क्या कि ये जो ऑयल फील्ड हैं, मेजर ऑयल एंड गैस फील्ड हैं, वो रिस्पॉन्सिबल होंगे मेजर फ्यूल अक्रॉस द ग्लोब के लिए। तो बी के बाद ए आएगा, ठीक है, सी से शुरू हो जाएगा। तो ये एक ही ऑप्शन है वैसे तो, सी बी ए डी, तो इसको इत्मीनान से पढ़ लो एक बार। द इकोनॉमी ऑफ सऊदी अरेबिया इज बेस्ड ऑन पेट्रोलियम। द कंट्री हैज 100 मेजर ऑयल एंड गैस फील्ड्स। उस 100 में से द चीफ ऑयल फील्ड इज घावर ऑयल फील्ड having an estimated 70 billion reserve resource.
दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग द मेजर फ्यूल अक्रॉस द ग्लोब। सी ए आ गया, फिर डी आया, क्योंकि यहाँ दीज के बारे में बात हुई ना, तो ऑयल एंड गैस फील्ड्स है, तो फील्ड्स क्या है, वो है मेजर, उसमें से एक जो है घावर ऑयल फील्ड है जो रिस्पॉन्सिबल है 70 बिलियन रिजर्व के लिए। ठीक है, गुड। अब ओ से शुरू करते हैं। एटीट्यूड क्या है, OSOP, तो पहले पी के पास जाते हैं। एटीट्यूड इज और टेंडेंसी इन इंडिविजुअल्स। एटीट्यूड कुछ तो होगा ना, एटीट्यूड कुछ तो होगा, ये सब्जेक्ट एटीट्यूड इज, ये वर्ब है, एटीट्यूड कुछ तो होगा। यहाँ क्या, एटीट्यूड इज अ ब्रॉड बेस्ड बिहेवियर। हमारे पास क्या ऑप्शन था ओ के बाद, हमारे पास ओ के पास ऑप्शन था एस और पी, तो ओ के बाद हम पी के पास गए तो नहीं समझ में आया, ओ के बाद एस के पास जाएंगे। हाइपोथेटिकल पॉस्टुलेट, एटीट्यूड क्या है, एक हाइपोथेटिकल पॉस्टुलेट है। ठीक है, अब फिर क्या कह रहा है, ओ पी RQP, एटीट्यूड इज हाइपोथेटिकल पॉस्टुलेट विच इम्प्लाइज, जो कि इम्प्लाई करता है अ ब्रॉड बेस्ड बिहेवियर और टेंडेंसी इन इंडिविजुअल। तो ये वाला हमारा सही हो जाता है। तो बहुत सिंपल तरीके से सेंटेंस में मीनिंग निकालते हुए हम आगे सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, अनलॉक देयर पोटेंशियल, एम्पावर्स इंडिविजुअल्स टू एंड शेप देयर फ्यूचर, द पावर ऑफ एजुकेशन। सब्जेक्ट क्या निकल के आ रहा है, अनलॉक देयर पोटेंशियल, देयर के बारे में बात हो तो रही नहीं है। एम्पावर्स इंडिविजुअल्स, अब इंडिविजुअल्स आ गए हैं तो उनके पोटेंशियल के बारे में बात हो सकती है, तो क्यू के बाद पी आ सकता है। एंड शेप देयर फ्यूचर, एम्पावर इंडिविजुअल टू अनलॉक देयर पोटेंशियल एंड शेप देयर फ्यूचर, तो एंड आया है, तो एंड किसी चीज़ को जोड़ रहा होगा, तो अनलॉक देयर पोटेंशियल एंड शेप देयर फ्यूचर, तो क्यू पी के बाद ओ आ सकता है। द पावर ऑफ एजुकेशन, तो आर से शुरू कर सकते हैं, तो RQPO को साथ में पढ़ लो। द पावर ऑफ एजुकेशन एम्पावर्स इंडिविजुअल्स टू अनलॉक देयर पोटेंशियल एंड शेप देयर फ्यूचर, तो RQPO हमारा थर्ड ऑप्शन है। 42 का 3 हो जाएगा, सिंपली, वेरी इजी। ओनली फॉर देमसेल्व्स इज फुल ऑफ पीपल हु लिव द वर्ल्ड, द वर्ल्ड इज फुल ऑफ पीपल हु लिव ओनली फॉर देमसेल्व्स। कैसे निकाला, देखो, द वर्ल्ड हमारा एक नाउन है, ये सब्जेक्ट हो सकता है, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। इज फुल ऑफ, इज हमारा क्या हो गया है, वर्ब हो गया, इज फुल, द वर्ल्ड वर्ब हो गया यहाँ पे, तो यहाँ पे एक नाउन है तो सब्जेक्ट का काम कर सकता है, यहाँ पे एक वर्ब है, द वर्ल्ड इज फुल, किस चीज़ से फुल ऑफ पीपल हु लिव कैसे, ओनली फॉर देमसेल्व्स। तो सिंपल छोटा सा सेंटेंस 8-10 वर्ड का, इसको इस तरह से सॉल्व कर दिया। डी से शुरू हो रहा है, DBCA, फोर्थ ऑप्शन हो गया, 43 का 4। नेक्स्ट, ऑलवेज फेवर्स ओनली द फॉर्च्यून बोल्ड, फॉर्च्यून जो है अच्छी किस्मत, ऑलवेज फेवर्स ओनली द बोल्ड, तो हो गया फॉर्च्यून आर से यही शुरू हो रहा है, RPQS, द फॉर्च्यून ऑलवेज फेवर्स ओनली द बोल्ड, वेरी सिंपल, कुछ था ही नहीं इसमें। नेक्स्ट, वॉन्ट मूवी टू नाइट, डू यू टू वॉच द, अब डू यू सवाल लग रहा है ना, डू यू आ गया तो डू यू सवाल, तो शुरू यहीं से होगा, डू यू वॉन्ट वॉट, डू यू वॉन्ट टू वॉच वॉच द मूवी टू नाइट। अब यहाँ नहीं होता एस तो थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे इतने सवाल में सॉल्व हो जाएगा। क्यू से शुरू हो रहा है, क्यू यहाँ पे एक ही है, तो आपका 45 का सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्या कह रहा है, एंड हैज़ ऑल्सो क्रिएटेड, तो एंड से शुरू होगा नहीं, तो पी वाला ऑप्शन हट गया, एस और आर बच रहा है। टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, ठीक है, नाउन है, सब्जेक्ट बन सकता है। ऑनलाइन मोड ऑफ एजुकेशन हैज़, तो ऑनलाइन मोड ऑफ एजुकेशन सब्जेक्ट हैज़, तो ये वर्ब आ गया। अब यहाँ पे इसको सब्जेक्ट क्यों नहीं लिया, क्योंकि यहाँ जो वर्ब आ रहा है, वर्ब के पहले ही हमारा सब्जेक्ट आ रहा होता है कि नहीं आ रहा होता, जब तक कि आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस नहीं है, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, तो ऑनलाइन मोड ऑफ एजुकेशन हैज़, इसने कुछ किया है, हैज़ क्या किया है, हैज़, अच्छा हैज़ हमारा हेल्पिंग वर्ब भी तो है, इसका मेन वर्ब भी ढूंढ सकते हो, हैज़ लेड टू मच स्ट्रेस ऑन, अब ऑन प्रीपोजिशन है, अच्छा लेड यहाँ मेन वर्ब हो गया। अब ऑन प्रीपोजिशन है, ऑब्जेक्ट किधर दिख रहा है, ऑब्जेक्ट यहाँ दिखाई दे रहा है, टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, एंड हैज़ ऑल्सो क्रिएटेड अ वाइड गैप बिटवीन देम कौन हो गया, टीचर एंड स्टूडेंट, यानी आर के बाद पी आएगा, एस से शुरू हो रहा है, तो SQRP आपका ऑप्शन हो जाता है, थर्ड वाला परफेक्टली राइट।
नेक्स्ट, द डोर ऑफ द फ्लैट वॉज एजार। फ्लैट क्या होता है? फ्लैट अपार्टमेंट होता है, ठीक है। द टैक्सी स्टॉप्ड, मिस्टर Sadat Wait flung himself out and raised up the stone stairs on the second floor like a young athlete. He pushed it open and a great voice welcomed him. तो यहाँ पे क्रोनोलॉजी से आप सॉल्व करना चाहो तो कर सकते हो। हमारे पास ऑप्शन क्या है? BAD। तो द टैक्सी स्टॉप्ड, ठीक है, टैक्सी रुक गई। उसके बाद क्या हुआ? उसमें से मिस्टर सैडल वाइट जो थे वो फ्लंग हिमसेल्फ आउट, अब टैक्सी से बाहर निकल गया है। एंड रेज्ड अप टू द स्टोन स्टेयर्स टू द सेकंड फ्लोर, तो दूसरी मंजिल पे दौड़ के पहुंच गए। तो बी के बाद सी ठीक लग रहा है। द डोर ऑफ द फ्लैट वॉज एजार, फ्लैट के पास पहुंचे, वहां पे तो जो डोर था वो अटका हुआ था, तो बी के बाद ए आ गया। उसने धक्का देकर उसको खोला और एक बहुत बढ़िया आवाज ने उसको वेलकम किया, तो BCAD आंसर निकल के आ जाएगा। पूरा क्रोनोलॉजी के ऊपर है, विजुलाइज करोगे आंसर निकल आएगा। हर फेस आई हैव फॉर अ ईयर नॉट सीन, आई हैव नॉट सीन हर फेस फॉर अ ईयर, QSPR फोर्थ, ठीक है। DCBA एंड किससे होगा? CADD, ठीक है, पढ़ते हैं। इट रेगुलेट्स द ऑपरेशन, इट आ गया। इट ओनली रिक्वायर्स फ्रीक्वेंट प्रैक्टिस, द फिजिकल बेनिफिट्स ऑफ योगा कैन बी एंजॉयड फॉर अ लाइफ टाइम विदाउट रिस्क और इंजरी। तो सी जो है एक ओपनिंग स्टेटमेंट दिखाई दे रहा है, यहाँ पे इट के बारे में बात हो रही है, तो वो इट यहाँ पे योगा ही होगा। इट रेगुलेट्स द रिलेशनशिप बिटवीन बॉडी, इंटेलिजेंट एंड स्पिरिट, तो फिर इट आ गया। सी से शुरू होगा, बता दो सी कहाँ पे है? एक अकेला ही है सी, जहाँ पे सी आ गया है, तो सी यही है। इसको पढ़ के आप सॉल्व कर सकते हो एक बार। CBDA पढ़ो। द फिजिकल बेनिफिट्स ऑफ योगा कैन बी एंजॉयड फॉर अ लाइफ टाइम विदाउट रिस्क और इंजरी। इट ओनली रिक्वायर्स फ्रीक्वेंट प्रैक्टिस of proper body motions and breathing techniques. It regulates the relationship between the body, intellect and spirit. It regulates the operation of the body organism, protects the body and mind from becoming unbalanced as a result of negative circumstances and unhealthy lifestyle. ठीक है, तो अगर आपके सी के अलावा कोई और ऑप्शन होता भी, थोड़ा शायद कंफ्यूज भी हो जाते हैं आपकी, कौन सा पहले लगाना है कौन सा बाद में लगाना है, क्योंकि सभी उसके बारे में बता रहा है, बहुत बुद्धि लगानी पड़ती है। तो SSC में एक काम अच्छा किया कि इस वाले में फर्जी ऑप्शन नहीं दे दिया। अगला देखो, एट द सेम टाइम गिविंग हैप्पीनेस टू द पर्सन, साथ ही साथ कब करोगे? कोई और चीज़ जब होगी ना। बाय प्रोवाइडिंग देम फूड, क्लोथ और मनी, यहाँ देम के बारे में बात हो रही है। अच्छा, ए और सी ही तो वहाँ पर है ही है, ए हो गया, यहाँ सी हो गया, यानी सी से शुरू होगा, ए तो हमने कैसे ही कैंसिल कर दिया। फिर BAD, यानी पढ़ना पड़ेगा। फेस्टिवल्स इन इंडिया आर सेलिब्रेटेड टू शेयर हैप्पीनेस, सी के बाद बी पढ़ते हैं। बाय प्रोवाइडिंग देम विद फूड, अभी भी देम के बारे में बात नहीं हुई, बोल रहा है कि फेस्टिवल इन इंडिया सेलिब्रेटेड टू शेयर हैप्पीनेस, देम के बारे में बात नहीं हुई, तो मैं इसको हटा दूंगा। पहला हट गया, दूसरा हट गया। सी के बाद है टू शेयर हैप्पीनेस एट द सेम टाइम गिविंग हैप्पीनेस टू द पुअर। अच्छा ठीक है, डी पढ़ लेते हैं। फेस्टिवल्स इन इंडिया आर सेलिब्रेटेड टू शेयर हैप्पीनेस बाय बीइंग इन द प्रेजेंस ऑफ द मेंबर्स ऑफ द फैमिली। फेस्टिवल्स इन इंडिया आर सेलिब्रेटेड, सब्जेक्ट वर्ब, आर सेलिब्रेटेड टू शेयर हैप्पीनेस, कैसे? बाय being in the presence of the members of the family and at the same time giving happiness to the poor। अब आ गया, सी आ गया, डी आ गया, फिर ए आ गया। अब पुअर को कैसे बता रहा है? गिविंग हैप्पीनेस टू द पुअर कैसे होगा? बाय प्रोवाइडिंग देम विद फूड, क्लोथ, मनी और ग्रेन। तो ए के बाद डी आना ही आना है, तो ये फोर्थ वाला ऑप्शन हमारा सही निकल के आता है, और CABD नहीं होगा, क्योंकि ए और बी में डायरेक्ट लिंक निकल के आ ही गया है, और सी और डी में डायरेक्टली निकल के आ गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है। अचीव सक्सेस व्हेन यू एंड पोलाइट स्टे हम्बल। पोलाइट की बात कर रहा है, हम्बल रहने की बात कर रहा है, और कह रहा है जब तुम, व्हेन यू अचीव सक्सेस, व्हेन यू अचीव सक्सेस स्टे हम्बल एंड पोलाइट, QPSR। अच्छा, ये ऑप्शन है ही नहीं, तो QP हमारा है और SR हमारा है, तो SR QP पकड़ लेते हैं। SR स्टे हम्बल एंड पोलाइट व्हेन यू अचीव सक्सेस, ये भी ठीक है। ठीक है, ये इन्होंने थोड़ा सा ऑप्शन घुमाने का काम किया है, दोनों ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये कह देंगे कि भाई हमने सब्जेक्ट स्टे को माना है, स्टे हम्बल। And was searching for them. The grandmother couldn't find all around the house, placed them on her head, her spectacles because she had. The grandmother could not find, subject और verb।
could not find what? Her spectacles. Object. Because conjunction. She had subject verb. She had placed. She had helping verb था, placed हो गया main. She had placed them. कहाँ? On her head. And was searching for them all around the house. ठीक है, ये सिंपल तरीके से सॉल्व किया है. तो कौन सा ऑप्शन हो गया हमारा? शुरुआत किया बी से हमने, बी यहाँ पे है. उसके बाद द ग्रैंडमदर couldn't find her spectacle, ये हो गया बी ई. सेकेंड ऑप्शन हमारा हो जाएगा. इस तरह से इसको आराम से सॉल्व कर लिया हम लोगों ने. देखो जैसे जैसे प्रैक्टिस करते रहोगे, रीडिंग करते रहोगे, पार्स करते रहोगे. एक वीडियो है मेरा न्यूज़पेपर रीडिंग वाला, प्लेलिस्ट में जाना, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में न्यूज़पेपर रीडिंग के ऊपर एक वीडियो बनाया है. उसमें मैंने बताया कि न्यूज़पेपर रीड करते समय पार्स कैसे करना है. न्यूज़पेपर रीडिंग एक होती है ग्रामर के लिए और एक होती है कॉम्प्रिहेंशन सीखने के लिए. तो कॉम्प्रिहेंशन सीखने के लिए अलग तरह से पढ़ना होता है, ग्रामर सीखने के लिए अलग तरह से पढ़ना होता है. ग्रामर सीखने के लिए पार्स करना पड़ता है. और पार्स करना क्या होता है? सेंटेंस को ब्रेक डाउन कर देना. सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट में अलग अलग पार्ट ऑफ स्पीच में ब्रेक डाउन कर देने को पार्स करना कहते हैं. तो जब न्यूज़पेपर रीड करोगे या जो भी चीज़ मन करता है उसको रीड करोगे, उसको अलग अलग तोड़ना शुरू करोगे, सेंटेंस ब्रेक डाउन करना शुरू करोगे, तो अपने आप क्लैरिटी आने लग जाती है कि जो चीज़ लिखी है वो कहाँ पे किस तरह से फिट बैठ रही होगी. The industrial revolution denotes what? Denotes and continued. तो अजीब हो गया, क्यों? क्योंकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन सब्जेक्ट हो गया, डिनोट्स वर्ब हो गया. अब ये ट्रांजिटिव लग रहा है, डिनोट्स व्हाट. व्हाट होम का आंसर मिल सकता है व्हाट. तो डैट कमेंस्ड इन द लैटर पार्ट एंड कंटिन्यूड भी नहीं. अ सिग्निफिकेंट पीरियड ऑफ सोशल इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन. तो ए के बाद सी आता दिखाई दे रहा है जो कि यहाँ पे है. फिर डी पढ़ लेते हैं. That commenced in the latter part of 18th century and continued until the middle of 19th century. ये टाइम पीरियड बता रहा है, क्रोनोलॉजी बता रहा है कि 18th सेंचुरी की आखिरी में शुरू हुआ और मिडिल ऑफ 19th सेंचुरी तक चलता रहा. तो डी के बाद बी. तो ए सी डी डी वेरी इजीली हमने इसको निकाल लिया. ठीक है. नेक्स्ट, फॉर अ एक्सरसाइज डेली वन मस्ट गुड बॉडी. फॉर अ गुड बॉडी वन मस्ट एक्सरसाइज डेली. हम निकाल लेते हैं. फॉर अ गुड बॉडी हो गया, फॉर सब्जेक्ट सब्जेक्ट नहीं, फॉर प्रेपोजिशन अ गुड बॉडी, पी एस हमारा एक है, और वन मस्ट एक्सरसाइज डेली हो गया. ये हमारा हो गया सब्जेक्ट और वर्ब. अब आर क्यू है, पी एस है, तो हम पहले चाहे आर क्यू पी एस कर दें या पी एस आर क्यू कर दें, तो उसको हमारे ऊपर है. कुछ गड़बड़ कह दिया लग रहा है. आर क्यू पी एस है तो कुछ गड़बड़ नहीं किया, सब सही है. कभी कभी मैं भी कंफ्यूज हो जाता हूँ. ठीक है. तो थर्ड हो गया हमारा सही. नेक्स्ट, बी डी ए सी. यहाँ भी बड़ा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया, बट कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ते हैं. ये क्या कह रहा है? समेटिव असेसमेंट इज द असेसमेंट ऑफ स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस एट द एंड ऑफ द एकेडमिक टर्म. इसके बारे में बता रहा है, समेटिव असेसमेंट के बारे में. दिस न्यू पैटर्न एंश्योर्स that besides just textbook teaching and learning, effective child teacher interaction is encouraged. This new pattern, अभी न्यू पैटर्न के बारे में हमें बताया नहीं है. The CBSE envisages two types of examinations, formative and summative. अब देखो ये समझो, CBSE ने क्या कहा कि दो तरह के एग्जाम होते हैं, एक फॉर्मेटिव होता है, एक समेटिव होता है. समेटिव के बारे में यहाँ बताया हुआ है, यानी सी के बाद में ही ए आएगा, सी के बाद में ए आएगा. यहाँ है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ है. तो वैसे तो दो ऐसे एलिमिनेट कर दिए. और पढ़ लेते हैं. डी क्या है? फॉर्मेटिव असेसमेंट इज अ पार्ट ऑफ द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस एंड इज डन थ्रू कॉन्वर्सेशन, क्विजेज, इंटरव्यूज, प्रोजेक्ट्स, असाइनमेंट्स एक्सेट्रा. तो पहले फॉर्मेटिव है, फिर समेटिव है. तो फॉर्मेटिव के बारे में यहाँ बताया, समेटिव के बारे में यहाँ बताया. तो सी के बाद डी आएगा, डी के बाद ए आएगा. और हो सकता है कि डी के इसी के बाद डी हम डाल के ये कह दें कि जो नया पैटर्न है वो ऐसे को एनकरेज करता है. तो ये फोर्थ वाला बढ़िया निकल के आता है. ठीक है. और दिस क्या हो गया? दिस हो गया यही जो हमने 3 सेंटेंस में बात करा था. तो देखने में कठिन था बट था आसान. हार्ड वर्क एंड परसिवेरेंस नो मैटर हाउ डिफिकल्ट लीड टू सक्सेस, द जर्नी में सीम. PORR, आर से शुरू करें. द जर्नी में सीम, हार्ड वर्क एंड परसिवेरेंस लीड टू सक्सेस. देखो अजीब लग रहा है ना, समझ नहीं आ रहा है. पी से पकड़ के हार्ड वर्क एंड परसिवेरेंस लीड टू सक्सेस. पी के बाद ओ क्या कह रहा है? हार्ड वर्क और परसिवेरेंस, मेहनत और
लागिपन आपका आपको सक्सेस की तरफ लेके जाएगा, नो मैटर हाउ डिफिकल्ट द जर्नी में सीम। तो POQR ठीक है, सेंस बना रहा है, वेरी इजी, बहुत डिफिकल्ट नहीं था ये, आसानी से निकाल ले गए। द वर्ल्ड्स बिगेस्ट रेडियो टेलीस्कोप इज इन पुएर्तो रिको, इट इज कॉल्ड Arecibo dish, it was built 40 years ago, it is also 300 meters across। अच्छा ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप किधर है? पोर्टो रिको में है, और उसका नाम क्या है? Arecibo dish। तो ए के बाद बी तो मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि इट इज कॉल्ड के बारे में बात हो रही है और यहाँ पे रेडियो टेलीस्कोप के बारे में दिखाई दे रहा है। ए के बाद बी कह लेते हैं, डायरेक्टली अभी नहीं पकड़ते हैं। इट वॉज बिल्ड 40 years ago, इट इज ऑल्सो 300 meters अक्रॉस। अब यहाँ पे साइज के बारे में बात हो रही थी, यहाँ 300 मीटर साइज हो गया। तो अगर मुझे सी और डी में से पहले किसी को लाना होगा तो ए बी के बाद मैं डी लाऊंगा, फिर सी लाऊंगा, है ना? समझ रहे हो? लॉजिक समझने की कोशिश करो, लॉजिकल फ्लो समझो। इंट्रोड्यूस किया, उसके बारे साइज के बारे में बताया, साइज के बारे में बताया, नाम बताया, उसका साइज, ऐसे समझो ABDC। पहले इंट्रोड्यूस किया कि लार्जेस्ट कहाँ पे है, उसका नाम बताया, फिर उसका साइज बताया, फिर एज बताएगी कब बना था। तो ABDC पहला वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट SPPS, यानी S से शुरू होगा या तो P से शुरू होगा। S आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, R के पास जा सकते हैं, Q के पास जा सकते हैं। आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर द कंट्रोल ऑफ द USSR, ठीक है। वो क्या कह रहा है? दैट द सोवियत आर्मी हैड लिबरेटेड फ्रॉम द फासिस्ट फोर्सेस केम अंडर द ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज। अच्छा, और दूसरा एस क्या कह रहा, पी क्या कह रहा है? फ्रॉम द फासिस्ट फोर्सेस केम अंडर, यानी देखो पी से शुरू होता दिखाई नहीं देगा। आपने यहाँ पे कह रहा है यहाँ लिबरेट किया है या फिर, हाँ लिबरेट के बाद ये दिखाई दे रहा है कि सोवियत आर्मी ने कुछ लिबरेट किया था। फ्रॉम द फासिस्ट फोर्सेज, द सोवियत आर्मी हैड लिबरेटेड फ्रॉम द फासिस्ट फोर्सेज। तो ये एक सेंस बनाता दिखाई दे रहा है कि ओ के बाद पी आएगा, और पी जो है ओपनिंग की तरह दिखाई नहीं दे रहा, सेंटेंस इससे शुरू दिखाई नहीं दे रहा है, तो मैं इसको फिलहाल के लिए तो इग्नोर कर दूंगा, ठीक है। फिर SQ होगा या SR होगा? SQ पढ़ के देखा आपने, आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर द ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज, आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर द ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज, SQ। ओ क्या कह रहा है? दैट द सोवियत आर्मी हैड लिबरेटेड फ्रॉम द फासिस्ट फोर्सेस केम अंडर द कंट्रोल ऑफ, हाँ ये देखो, केम अंडर किसी चीज के अंडर, किस चीज के अंडर आते हो? द कंट्रोल ऑफ USSR। केम अंडर यहाँ पे प्रपोजिशन हो गया, केम अंडर व्हाट? अंडर द कंट्रोल किसके? USSR के। तो यानी P के बाद R भी आपको दिखाई दिया, यानी O दिखाई दिया, P दिखाई दिया, R दिखाई दिया, तो जो कि इस वाले में दिखाई दे रहा है फोर्थ ऑप्शन में आपको। और SQ जो है स्टार्टिंग में, आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर द ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज आपका आ जाएगा। तो ये सेंस बनाता दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो SROPQ नहीं दिखाई देगा सेंस बनाता, लेकिन SQOPR दिखाई दिया, क्योंकि हमने OPR को पकड़ लिया। सोवियत आर्मी हैड लिबरेटेड, किसी को तो लिबरेट किया होगा, लिबरेटेड द ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज हो सकता है, तो वो पहले हमने पकड़ लिया उसको, जो पहले रख लिया तो बाद में रखेंगे नहीं। दूसरी चीज, लिबरेट किया, किस चीज से लिबरेट किया? फ्रॉम द फासिस्ट फोर्सेज। देन हमने क्या आइडेंटिफाई किया? हमने आइडेंटिफाई किया जो अंडर है, अंडर प्रपोजिशन, इसको ऑब्जेक्ट चाहिए होगा, तो केम अंडर, किसके अंडर आया? केम अंडर द कंट्रोल, ठीक है, ऑफ USSR। तो यहाँ पे ये बात हो गई, और ओपनिंग हो गई हमारी आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर से, ठीक है। तो फोर्थ ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। Once said a wise man that action speaks louder than words. A wise man once said that action speaks louder than word. तो QPRS, ठीक है, सेकेंड वाला हो जाएगा। DCDA, डी के पास चलते हैं। एंड नाउ ही सॉ अ फ्रोजन लेडी। अच्छा, अब ये एंड आ रहा है, एंड तो यूजुअली ओपनिंग सेंटेंस नहीं होता पैराग्राफ का। ए क्या कह रहा है? ही रिमेंबर्ड हर एज
शी वंस वॉज एन ईगर ग्लोइंग गर्ल। ठीक है, अभी ही के बारे में मेरे इंट्रोडक्शन नहीं मिला, यहाँ सी में मिला इंट्रोडक्शन। मिस्टर सैटरवाइट वेंट टू मीट हर। हर का इंट्रोडक्शन नहीं है अभी डायरेक्टली, बट कुछ है, बट यहाँ ही का इंट्रोडक्शन तो है, यानी ही 2 जगह यूज हो रहा है, इनफैक्ट 3 जगह यूज हो रहा है। तो सी से हमारा ओपनिंग हो जाएगा, तो सी से ओपनिंग करने के लिए एक ही है, तो सी बी ए डी पढ़ के देख लेते हैं। मिस्टर सैटरवाइट वेंट टू मीट हर, ही हैड नॉट सीन हर फॉर नियरली 13 years। ठीक है, he remembered her as she once was an eager glowing girl and now he saw a frozen lady। अब देखो ये पूरा क्रोनोलॉजी पे बेस्ड था, इसलिए आपने देखा कि मिस्टर एस थे, वो गए किसी से मिलने, उन्होंने उनको 13 साल से नहीं देखा हुआ था, उन्होंने उनके मेमोरी में वो थी एक ईगर ग्लोइंग गर्ल के जैसे, बट अब उनको वो एक फ्रोजन लेडी जैसी दिखाई दी। ठीक है, इस वाले में ई और ए से शुरू हो सकता है। ई क्या कह रहा है, प्रूफ ब्लड स्टेन पैटर्न्स एंड डीएनए एविडेंस। और ए क्या कह रहा है, वन ऑफ द प्राइमरी ऑब्स्टिकल्स एनकाउंटर्ड, वन ऑफ द प्राइमरी ऑब्स्टिकल सब्जेक्ट एनकाउंटर्ड वर्ब। तो हमें ए ओपनिंग दिखाई दे रहा है। फिर सी ई बी, यानी सी ई बी में से कुछ भी हो सकता है। तो जो प्राइमरी ऑब्स्टिकल एनकाउंटर हुआ इज द रिस्क ऑफ सैंपल कंटेमिनेशन। ठीक है, हो सकता है कि भाई रिस्क ऑफ सैंपल कंटेमिनेशन हो सकता है, या फिर वन ऑफ द प्राइमरी ऑब्स्टिकल्स एनकाउंटर्ड ड्यूरिंग द एनालिसिस ऑफ CDS, जो भी है। तो ये जो ऑब्स्टिकल जो एनकाउंटर हो रहा है ये ड्यूरिंग एनालिसिस के बारे में कह रहा है, कि कोई चीज करने के दौरान जो प्राइमरी ऑब्स्टिकल था उसके बारे में कहना चाह रहा है। तो हाँ, हम इसको एक अच्छा मान सकते हैं कि वन ऑफ द प्राइमरी ऑब्स्टिकल्स एनकाउंटर्ड ड्यूरिंग द एनालिसिस ऑफ कंट्रोल डेंजरस सब्सटेंसेस। फिर ए के बाद अगर हमने सी पकड़ लिया है मान लो, तो ऑप्शंस के पास जाएं तो ए सी के बाद हमें ई दिखता है, तो ई पढ़ के देखेंगे और बी डे पढ़ लेंगे, उसके बाद हम और ऑप्शन के पास जाएंगे। ए सी ई क्या कह रहा है, प्रूव ब्लड स्टेन पैटर्न्स एंड डीएनए एविडेंस। अच्छा, अगर हम इसमें सेंस बनाना चाहें ए सी ई में, देखना, वन ऑफ द प्राइमरी ऑब्स्टिकल्स एनकाउंटर्ड ड्यूरिंग द एनालिसिस ऑफ CDS, प्रूव ब्लड स्टेन पैटर्न्स एंड डीएनए एविडेंस, यानी 3 चीज की एनालिसिस में हो सकता है ना। कॉमन ना लगाने से थोड़ा सा यही एक चैलेंज बढ़ता है, बट ठीक है, हमें एंड से यहाँ पे हिंट ले सकते हैं कि ACE बनता है। बी के पास जाते हैं कि एनालिसिस कर रहे थे इन तीनों चीज़ों का, तो आपको ऑब्स्टिकल आया, वो अब क्या है, इज द रिस्क ऑफ सैंपल कंटेमिनेशन फ्रॉम इम्प्रॉपर हैंडलिंग एंड कलेक्टिंग मेथोडोलॉजीज। तो जो प्राइमरी ऑब्स्टिकल क्या है, इज द रिस्क ऑफ सैंपल कंटेमिनेशन। जो सैंपल लेके आए वो कंटेमिनेट हुए, किस तरीके से, इम्प्रॉपर हैंडलिंग से और कलेक्टिंग मेथड से। तो बी के बाद डी दिखाई दे रहा है कि बी आएगा, डी आएगा, यहाँ डी बी है, यहाँ बी डी है, यहाँ डी बी है, यहाँ बी और स्पेस है, तो ये भी। तो ये इस वजह से हमें एक ठीक ठाक निकलता दिखाई दे रहा है। और ये वाला जो सी और ई वाला था, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट आपको कंफ्यूज करने के लिए यहाँ डाला गया है एग्जाम में, क्योंकि यहाँ कॉमा आपको लगा एग्जाम में नहीं मिल रहा है, इसलिए कंफ्यूज हो सकते हो। तो जब भी आपको इस तरह की चीजें दिखाई दे, जहाँ पे आपको 2 आपको नाउन फ्रेज दिखाई दे, बीच में एंड लगा हुआ, एक बार चेक कर लेना। ऐसा तो कोई आपका सेंटेंस कोई ABCD में छूट तो नहीं रहा है जहाँ पे कॉमा मिसिंग है तो आप कंफ्यूज हो रहे हो। तो ड्यूरिंग द एनालिसिस ऑफ कंट्रोल ये एनालिसिस ऑफ ए, एनालिसिस ऑफ बी, एनालिसिस ऑफ सी। तो इस तरह से एक बार आप एग्जाम में इसका असेसमेंट कर लेना, मान लो अगर नहीं निकाल पा रहे हो आंसर तो। ये तो आसान लग रहा है देख के। Two became severely seasick, a world tour, but he was a nervous flyer and tended he wanted to go on. He wanted to go on a world tour, but he was a nervous flyer and tended to become severely sick. ठीक है, आंसर जो भी होगा मार्क कर लोगे। क्या है, 4th है, डी से शुरू हो रहा है, डन है। 63 क्या कह रहा है, दिस फिगर। वैसा डी और ए और बी, ए को तो हमने वैसे ही हटा दिया कि यहाँ दिस फिगर लिखा हुआ है, कि कोई एक डेटा है, उसका कोई डेटा का फिगर है, तो उस फिगर के बारे में पहले इंट्रोड्यूस तो करो, तब तो हम उसको यूज़ करेंगे प्रोनाउन। तो ए को हटा दिया, बचा डी और बी। बी के पास जाते हैं। द यूनाइटेड नेशंस रिपोर्ट्स दैट इंडियाज अर्बन पॉपुलेशन इज ग्रोइंग एट अ रेट ऑफ 1.1% एनुअली, व्हाइल द कंट्रीज रूरल पॉपुलेशन इज श्रिंकिंग एट द रेट ऑफ 0.37% एनुअली। ठीक है, ये कोई डेटा के बारे में बात कर रहा है, तो बी हमारा ओपनिंग हो सकता है। बी के बाद देखो दोनों में डी दिया हुआ है, तो बी के बाद तुरंत डी पढ़ के देखते हैं।
it is still a considerably small percentage of Indian population than it is in the US that resides in urban areas. ठीक है, क्या कह रहा है कि ये जो परसेंटेज है ये फिर भी बहुत स्मॉलर परसेंटेज है ऑफ इंडियन पॉपुलेशन का अगर यूएस से कंपेयर किया जाए। ठीक है, तो बी के बाद डी हम मान लेते हैं फिलहाल के लिए कि बी के बाद डी हमारा सूट कर रहा है। ठीक है वैसे इनफैक्ट सूट कर ही रहा है क्योंकि यहाँ परसेंटेज के बारे में बात हो गई और उसको और एम्फसाइज करते हुए कर रहा है, तो बी और डी तो है। उसके बाद पढ़ते हैं ए और सी में से हमें चूज करना है ना। दिस फिगर इज प्रेडिक्टेड टू क्लाइंब as a percentage of Americans residing in rural areas falls an average of 1.6% annually. ठीक है, while 82% of Americans live in urban settings, only 30% of Indians do so. ओके अगर आप ध्यान से पढ़ो जो सी में लिखा हुआ है कि 82% जो अमेरिकन है जो अर्बन सेटिंग में रह रहे हैं और 30% इंडियन जो है वो केवल अर्बन सेटिंग में रह रहे हैं, तो इस फिगर की बात हो सकती है ये कि ये जो फिगर है ये क्लाइम कर सकता है जैसे जैसे परसेंटेज ऑफ अमेरिकन जो रिसाइड कर रहे हैं रूरल एरिया में वो फॉल कर जाए एनुअली 1.6%, क्योंकि यहाँ बात कर रहा है ना 82% अमेरिकन जो है अर्बन सेटिंग में रह रहे हैं और यहाँ क्या कह रहा है कि ये जो अमेरिकन सेटिंग में रूरल एरियाज में रह रहे हैं वो 1.6% एनुअली और भी चेंजेस इसमें आ सकता है। तो हम ये कह सकते हैं कि सी के बाद ए आ सकता है, ये लिंक दिखाई दे रहा है। तो हमने बी और डी का लिंक तो निकाल ही लिया था और हमने यहाँ पे सी और ए को बैठा लिया, ए और सी यहाँ पे नहीं आएगा क्योंकि वही वाली बात है कि सी के बाद ही ए हमें एक समराइज वे में या फिर उसको कंक्लूडिंग तरीके से या फिर उसके और लॉजिकल एडिशन देने की तरह से हमें वो सेंटेंस यहाँ पे रखा गया है। तो दो का पेयर बनाने की कोशिश करी गई है यहाँ पे, तो बी डी और सी इस तरह से हमारा लिंक बैठ जाता है, यानी कि हमारा थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता है। ठीक है, सो दैट इज ऑल फॉर दिस वीडियो। आप इन द मीन टाइम और वीडियोस चैनल पे चेकआउट कर सकते हो। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, रीडिंग एबिलिटी के लिए बहुत सारे वीडियोस बना के रखे हैं। हालांकि बाकी सारे वीडियोस मेंस के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्री के लिए अभी सीरीज में कुछ ना कुछ कंटिन्यू करता रहूँगा जैसे प्री में आपको हेल्प मिलती रहे। और जो मैंने क्वेश्चन की बात करी थी, क्वेश्चन नंबर 14, उसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा और साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल का भी लिंक डाल दूंगा। आप प्लीज़ उस लिंक पे जाके टेलीग्राम चैनल में सब्सक्राइब जरूर कर लेना जैसे कि आपको नए अपडेट्स मिलते रहें। And make sure to subscribe the channel. It is always going to help me a lot when you subscribe and when you like the video. Share जरूर करना अपने दोस्तों के साथ. So that is all for tonight. See you in the next video. Good night.